Today we'll do the topic templates. टेम्पलेट क्या होता है? फॉर्मेट ऑफ एनीथिंग. टेम्पलेट इज बेसिकली किसी भी चीज का हमें फॉर्मेट बनाना. ठीक है, जैसे कोई भी इवेंट होता है, आप उसका फॉर्म बनाते हो, वो एक क्या होता है? जनरलाइज टेम्पलेट होता है. ठीक है, तो C++ की लैंग्वेज में टेम्पलेट एक कीवर्ड है जो कि हेल्प करता है फंक्शन टेम्पलेट बनाने में या क्लास टेम्पलेट बनाने में. तो अभी अभी हम आगे देखेंगे कि टेम्पलेट होता क्या है. तो C++ की लैंग्वेज में टेम्पलेट इज अ कीवर्ड which you use to help to create function templates and class template. Uh, Before coming to the definition, I will first explain you what is the need of template. Template की need क्या है? टेम्पलेट एक जनरलाइज टेम्पलेट बनाने की जरूरत क्या है? तो प्रोग्रामिंग की हेल्प से मैं आपको सबसे पहले जो नीड वाला टॉपिक है वो बताती हूँ. लिसन, सबसे पहले एक प्रोग्राम देखते हैं. हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम. यूजिंग नेमस्पेस std. सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, सपोज मैं उस फंक्शन का नाम दे रही हूँ माई मैक्स. ये मेरा फंक्शन क्या करता है? दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स लेता है एज ए इनपुट, और माई मैक्स फंक्शन क्या करता है? इन दोनों में से मैक्सिमम फाइंड करता है कि दोनों से में से ग्रेटर कौन सा है. तो अगर a ग्रेटर देन b है, if a is greater than b, then it will return a, else it will return b. तो माई मैक्स फंक्शन है मेरे पास एक, जो कि दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स लेता है और कंपेयर करता है. अगर एक बी से बड़ा है तो ए को रिटर्न करेगा, और अगर बी ए से बड़ा है तो एल्स तो ये बी को रिटर्न करेगा. और ए और बी क्या होंगे आपके? व्हाट इज ए एंड बी? दीज आर इंटीजर्स. तो मैंने इसकी रिटर्न टाइप भी क्या लिखी है? इंट. क्लियर? अब मेन में सपोज मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, सी आउट माई मैक्स फंक्शन को कॉल किया विद वैल्यू 20, 10. तो क्या होगा? माई मैक्स फंक्शन कॉल होगा, 20 विल गो टू a, 10 will go to b. yes, a greater than b है. yes, 20 is greater than 10. तो क्या रिटर्न होगा? a is क्या वैल्यू क्या है? 20. और यहाँ पे 20 आ जाएगा और आपका डिस्प्ले आंसर क्या हो जाएगा? 20. क्लियर? मतलब जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी, मेन फंक्शन ही चलता होता है हमेशा. मेन में क्या होगा? माई मैक्स फंक्शन कॉल होगा 20, और माई मैक्स फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है इंटीजर टाइप के, 20 एंड 10. 20 विल गो टू a एंड 10 विल गो टू b. कंपेयर होगा, क्या a b से बड़ा है? यस, 20 इज ग्रेटर देन 10. तो a रिटर्न हो जाएगा. a की वैल्यू क्या है? 20. और रिटर्न कर सकते हैं, इंटीजर टाइप है. तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाए जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होकर आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 20. इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखती हूँ. आंसर इज 20. क्लियर? सपोज अब मेरे पास मुझे दो करेक्टर्स को कंपेयर करना है कि कौन सा करेक्टर बड़ा है. एक करेक्टर मैंने ले लिया ए, एक मैंने करेक्टर ले लिया ए सी. ये मैंने एक फंक्शन बनाना है माई मैक्स, जो कि दो करेक्टर्स को कंपेयर करे, करेक्टर्स के स्काई कोड कंपेयर करे कि किस स्काई बी करेक्टर बड़ा कौन सा है, ए बड़ा है स्काई कोड वाइज या सी बड़ा है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी तरह जैसे मैंने इंटीजर्स के लिए फंक्शन बनाया था, मुझे अब कैर के लिए बनाना पड़ेगा. कैर माई मैक्स, और जो दो आर्ग्यूमेंट्स भी क्या लेगा? कैर ए कैर बी. और कोडिंग इसकी सेम ही रहेगी. अगर ए ग्रेटर देन बी है तो रिटर्न करो ए, एल्स रिटर्न करो बी. अब बट ए और बी आपका है क्या? कैरेक्टर्स. क्योंकि मुझे मेन में पहले मैं इंटीजर्स के लिए माई मैक्स फंक्शन कॉल कर रही थी, अब मैं माई मैक्स फंक्शन कॉल कर रही हूँ फॉर कैरेक्टर्स. मैंने दो आर्ग्यूमेंट भी कौन से पास किए हैं? कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स आपको पता है हमेशा सिंगल कोट्स में आते हैं. तो आपके दो आर्ग्यूमेंट्स ए, तो अगर जब ये माई मैक्स फंक्शन कॉल होगा, ए विल गो टू स्मॉल ए एंड सी विल गो टू बी, और ये कंपेयर हो जाएगा. अगर ए सी से बड़ा हुआ तो ए रिटर्न हो जाएगा, एल्स बी रिटर्न हो जाएगा. और ये रिटर्न क्या होगा? ये भी एक करेक्टर ही होगा. ठीक है? सपोज मुझे दो डबल नंबर फ्लोटिंग नंबर को में से ग्रेटर फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है.
12.3, सॉरी इसमें कोट्स में नहीं लिखते, ये फ्लोटिंग नंबर 12.3, 45.6। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे अगर फ्लोटिंग नंबर्स को कंपेयर करना है, जैसे मुझे जैसे पहले मुझे इंटीजर्स को कंपेयर करना था, इसमें से मैक्सिमम फाइंड करना था, फिर कैरेक्टर्स को करना था, फिर मुझे फ्लोटिंग नंबर्स को करना है, डबल को करना है। तो मैं इसके लिए फिर फंक्शन लिखूंगी डबल माई मैक्स, जो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स भी क्या लेगा, डबल ए कॉमा डबल बी, और रेस्ट कोडिंग अंदर वाली सेम ही रहेगी। if a is greater than b return a else return b। और ये जब मैं, तो होगा क्या जब ये प्रोग्राम, अब इस प्रोग्राम में है क्या, इस प्रोग्राम में 3 फंक्शंस हैं, तीनों फंक्शंस का नाम क्या है, माई मैक्स। तीनों फंक्शंस का नाम माई मैक्स है, तीनों की कोडिंग सेम है। तीनों क्या कर रहे हैं, तीनों क्या कर रहे हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं। पहला फंक्शन है जो 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, दूसरा फंक्शन है 2 कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, थर्ड फंक्शन है जो कि 2 डबल आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। तीनों फंक्शन की कोडिंग सेम है, ये तीनों 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को सेकंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेकंड से ग्रेटर है तो वो फर्स्ट को रिटर्न कर रहे हैं, एल्स वो सेकंड को रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर आपका जो एज ए आर्ग्यूमेंट आता है, इंटीजर आता है, तो वो इंटीजर रिटर्न कर देता है। अगर आपका आर्ग्यूमेंट कैरेक्टर्स आते हैं तो वो कैरेक्टर रिटर्न कर देता है। अगर आपका आर्ग्यूमेंट डबल आता है तो वो डबल रिटर्न कर देता है। क्लियर? तो मींस जब भी कंपाइल टाइम पे वो देखेगा आपको माई मैक्स में अपने अगर इंटीजर्स पास किए तो वो आपका इंटीजर वाला फंक्शन कॉल कर देगा। अगर माई मैक्स में आपने कैरेक्टर्स पास किए तो वो कैरेक्टर्स वाला फंक्शन कॉल कर देगा। अगर आप माई मैक्स में आपने डबल वैल्यू पास की तो वो डबल वाला फंक्शन कॉल कर देगा। ये आपको पता है, ये कंसेप्ट होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। जब आपको सेम नेम का फंक्शन मल्टीपल फंक्शन एग्जिस्ट करे प्रोग्राम में, ये फंक्शन ओवरलोडिंग होती है। लाइक माई मैक्स सेम नाम का फंक्शन है और सेम नाम के 3 फंक्शंस हैं आपके प्रोग्राम में, बट हाउ दे आर डिफरिंग इन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। पहला इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, दूसरा कैरेक्टर ले रहा है, तीसरा डबल ले रहा है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है कि सेम नाम का फंक्शन है बट दे आर डिफरिंग इन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। पहला इंटीजर ले रहा है, कैरेक्टर ले रहा है, तीसरा फ्लोट ले रहा है। अब मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पे नीड अराइज होती है टेम्पलेट की। क्या टेम्पलेट मतलब, क्या मैं कुछ ऐसा जर्नल फंक्शन नहीं बना सकती कि जो कोई डेटा टाइप्स पे काम ना करे बट जनरली काम करे, कि कोई भी डेटा टाइप आए, चाहे इंटीजर आए, चाहे फ्लोट आए, चाहे कैर आए, चाहे टाइप डबल आए, कोई भी डेटा टाइप आए, क्योंकि देखो कोड तो तीनों फंक्शंस का सेम है। चाहे मैं जिस मर्जी फंक्शन के पास का कोड देख लूं, तीनों फंक्शन का कोडिंग बिल्कुल सेम है। कोडिंग मतलब वर्किंग तीनों फंक्शन ही सेम है। तीनों फंक्शन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को सेकंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अगर ग्रेटर है तो फर्स्ट रिटर्न कर रहे हैं, तो अगर लेस है तो सेकंड रिटर्न कर रहे हैं। तीनों फंक्शंस की कोडिंग बिल्कुल सेम है, बट तीनों सिर्फ डेटा टाइप्स में ही तो डिफर कर रहे हैं। तो अब आती है नीड टेम्पलेट की। तो टेम्पलेट्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक जनरलाइज फंक्शन बनाए, रेदर की मल्टीपल फंक्शंस, और रेदर की इंटीजर के लिए, कैर के लिए, फ्लोट के लिए अलग अलग फंक्शंस बनाने की बजाय क्या मैं कुछ ऐसा फंक्शन नहीं बना सकती। सपोज इसी फंक्शन में चेंज करती हूँ मैं, सपोज मैंने लिख दिया नाम बी। क्या मैं इतने फंक्शंस लिखने की बजाय, मैं ये फंक्शन सारे डिलीट कर रही हूँ, इतने फंक्शंस लिखने की बजाय क्या मेरे प्रोग्राम में कोई ऐसा जनरलाइज फंक्शन नहीं आ सकता, जैसे मैंने अभी लिखा बी माई मैक्स, मतलब कि मैंने इंटीजर की जगह, अभी जैसे ये इंटीजर वाला फंक्शन था, इंटीजर कैर वाला, क्या मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन नहीं बन सकता जिसमें डेटा टाइप्स ना हो बट एक जनरलाइज फंक्शन हो, और जो आपका बी है इट कैन बी एनीथिंग, बी कैन बी एनीथिंग, एनी डेटा टाइप, एनीथिंग मींस एनी डेटा टाइप। मींस अगर मैं कंपाइलर खुद अपने आप देखे, अगर मैंने इंटीजर्स पास किए हैं तो कंपाइलर इस बी को इंटीजर समझ ले। अभी मैंने आपको दिखाया था प्रोग्राम, इंट माई मैक्स इंट ए इंट बी, डबल माई मैक्स डबल ए डबल बी, कैर माई मैक्स कैर ए कैर बी। मैंने अलग अलग बनाए थे तीनों के लिए, बट मैं क्या चाहती हूँ, मैंने एक जनरलाइज फंक्शन बनाना है। मैंने अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग फंक्शन नहीं बनाने, जनरलाइज बनाना है। मतलब कंपाइलर जब मैं इंटीजर दूं तो वो इस बी को इंटीजर समझ ले, जब मैं करेक्टर दूं ये इस बी को, जब मैंने करेक्टर पास किए इस बी को वो करेक्टर समझ ले, जब मैं डबल दूं तो ये इस बी को
डबल समझ ले, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे बी दिया, सपोज आप एक्स दे रहे हो, टी दे रहे हो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। एक्स दे दो, बी दे दो, एनीथिंग, ए बी सी डी, एनीथिंग यू कैन गिव एनी नेम। सपोज मैंने बी दिया हुआ है, क्लियर। तो बी कैन बी एनीथिंग, एनी डेटा टाइप। कंपाइलर change the B to respective data type on according to the need. क्लियर। जैसे जैसे नीड होगी, अगर इंटीजर होगा तो ये बी इंटीजर माना जाएगा, अगर ये आप कैरेक्टर पास करे तो ये कैरेक्टर होना जाएगा। तो मैंने अब क्या कर लिया, एक जनरलाइज फंक्शन बना लिया जिसमें मैंने कोई डेटा टाइप मेंशन नहीं की। मैंने ना इंटीजर के लिए बनाया, ना मैंने फ्लोट के लिए बनाया, मैंने ना कैर के लिए बनाया। मैंने जनरलाइज बोल दिया कि मैंने डेटा टाइप का नाम अब क्या दे दिया, बी। तो मैंने डेटा टाइप का नाम क्या दे दिया, बी। और बी कुछ भी हो सकता है। अब कंपाइलर अपने आप बी को इंटीजर समझ लेगा, अपने आप बी को फ्लोट समझ लेगा, अपने आप बी को कैरेक्टर समझ लेगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक है। तो मैंने कोई डेटा टाइप नहीं लिखी यहाँ पे, मैंने एक जनरलाइज फंक्शन बना दिया। तो ये जनरलाइज फंक्शन को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। ये क्या बन गया, फंक्शन टेम्पलेट। मैंने एक माई मैक्स का फंक्शन, जनरलाइज फंक्शन बना दिया जो कि डेटा टाइप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एक जनरलाइज फंक्शन है। तो चाहे यूजर इंटीजर के लिए चलाए, चाहे यूजर करैक्टर के लिए चलाए, चाहे यूजर डबल के लिए चलाए, मैंने कोई डेटा टाइप के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं बनाया। ना मैंने इंटीजर लिखा, ना मैंने डबल लिखा, ना मैंने करैक्टर लिखा। यूजर इंटीजर देगा तो ये यहाँ पे इंटीजर की तरह फंक्शन चलेगा, अगर यूजर करैक्टर देगा तो ये करैक्टर की तरह चलेगा। तो ये क्या बन गया आपका, एक जेनरिक फंक्शन बन गया, एक जनरल फंक्शन बन गया। जेनरिक फंक्शन को क्या बोलते हैं, फंक्शन टेम्पलेट। ये एक फंक्शन माई मैक्स का एक टेम्पलेट बन गया, एक जनरल फंक्शन बन गया। चाहे कोई भी डेटा टाइप आए, ये फंक्शन चलेगा ही चलेगा। क्लियर। अब टेम्पलेट बनाते कैसे, ये तो आपने जनरल फंक्शन बना दिया, ठीक है। बट कंपाइलर को नहीं पता कि ये टेम्पलेट है। आपने तो एक टेम्पलेट बना दिया, एक फंक्शन बना दिया, और आपने बोल दिया कि बी कुछ भी हो सकता है। यूजर इंटीजर दे तो आप बी को इंटीजर मानो, कैरेक्टर दे तो कैरेक्टर मानो, डबल दे तो डबल मानो। बट जस्ट आपको इसके आगे एक लाइन लिखनी होगी कि मैं आगे जो मेरा आ रहा है वो एक टेम्पलेट है। फिर ये सिंटेक्स है, पहले तो फंक्शन लिख दो, उसके ऊपर एक लाइन इंक्लूड कर दो कि जो मेरा आगे आ रहा है इस लाइन के बाद वो एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट कीवर्ड, एंगुलर ब्रैकेट में लिखो क्लास, ये जस्ट सिंटेक्स है, टेम्पलेट क्लास। और फिर आप लिखो उस वेरिएबल का नाम जो आप, जिसको आप रिप्लेस कराना चाहते हो नीड टू अकॉर्डिंग डेटा टाइप से। अपने वेरिएबल का नाम क्या दिया है, बी। आप कुछ भी, जैसे यहाँ पे एक्स भी दे सकते थे, टी भी दे सकते, यू एम, कोई भी वेरिएबल दे सकते थे। सपोज मैंने बी दिया है, उस वेरिएबल का नाम आएगा जो आप यहाँ पे ले रहे हो, जिसकी जगह कोई भी सब्स्टिट्यूट डेटा टाइप हो सकती है। अगर इंटीजर आएगा तो बी विल बी चेंज टू, जिस जगह माई मैक्स फंक्शन कॉल किया 2010, तो बी विल बी चेंज टू इंटीजर। अगर आपने ए और सी पास किया माई मैक्स कॉल करते समय, तो बी विल बी रिप्लेस्ड बाय कैर। अगर आपने डबल दिया 12.3 45.6, तो आपका बी विल बी रिप्लेस्ड बाय डबल। तो जस्ट आपको ये इस यहाँ इससे क्या हो गया, आपकी डुप्लीकेशन ऑफ कोड नहीं आया, क्योंकि आपका कोड तो सेम था। देखो तीनों फंक्शन सेम थे, कोडिंग में वर्किंग में सेम थे, बट दे आर जस्ट डिफरिंग इन द डेटा टाइप्स। एक इंटीजर के लिए थे, एक कैर के लिए थे, एक फ्लोट के लिए थे। और मैंने एक जनरल फंक्शन बना दिया, और इस जनरल फंक्शन को क्या बोलते हैं, फंक्शन टेम्पलेट। और फंक्शन टेम्पलेट बनाने से पहले जस्ट ऊपर एक लाइन इंक्लूड कर लीजिएगा, कीवर्ड टेम्पलेट, फिर क्लास, फिर उस वेरिएबल के नाम जो आप जनरल वेरिएबल जो आप यूज कर रहे हो डेटा टाइप्स की जगह। और उस जनरल वेरिएबल को बोलते क्या है, प्लेस होल्डर। क्योंकि ये प्लेस होल्डर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बी एक प्लेस होल्डर है जिसकी प्लेस पे इंटीजर भी आ सकते हैं, जिसकी प्लेस पे फ्लोट भी आ सकता है, जिसकी प्लेस पे कैर भी आ सकता है। अब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। 20C 45.6, just we will see। पहले मैंने माई मैक्स 20 और 10 पास किया, 20 विल गो टू ए, 10 विल गो टू बी। और आपने 20 10 इंटीजर्स दिए, तो आपका ये फंक्शन बन गया इंट माई मैक्स इंट ए इंट बी। अब कंपेयर हुआ, ए ग्रेटर देन बी, 20 इज ग्रेटर देन 10, यस। ए रिटर्न हो जाएगा, ए क्या है आपका 20, और ए क्या है आपका इंटीजर, और बी भी अभी क्या है इंटीजर। इंटीजर रिटर्न होके यहाँ पे
इस फंक्शन में क्या आउटपुट आ जाएगा 20। जब आपने माई मैक्स ए सी कॉल किया, ए कैरेक्टर है, सी कैरेक्टर है, ए का स्काई कोड होता है 65 और सी का स्काई कोड होता है 67। तो यहाँ पे अब बी की जगह आपका रिप्लेस हो गया कैर, क्योंकि आपने पास किए हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स। और इसका कंपेयर हुआ, ए और सी में कौन सा बड़ा है, ए और ए सी से बड़ा है, नो। तो रिटर्न क्या होगा, बी। बी क्या है आपका, सी। सी अब क्या आपका हो सकता है, क्या है आपका करेक्टर, यहाँ पे आपका सी प्रिंट हो जाएगा। जब आपने डबल दिया 12.3 45.6, तो यहाँ पे गया 12.3 45.6 और बी विल बी रिप्लेस्ड बाय डबल, क्योंकि आपने डबल आर्ग्यूमेंट दिया है, या बोल दो फ्लोट आर्ग्यूमेंट दिया है, ये बी विल बी रिप्लेस्ड बाय फ्लोट। तो अगर 12.3 45.6 से बड़ा है, नो, तो क्या रिटर्न होगा 45.6, और वो क्या है फ्लोट, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, फ्लोट। तो यही आपका आउटपुट आया 20 सी 45.6। तो हम इसको सेलेक्ट एग्जीक्यूट करके देखा था, तो आपका आउटपुट यही था। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, अगर आपका कोड सेम है, जस्ट डेटा टाइप से ही फंक्शन डिफर हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको 3 फंक्शन यहाँ पे बनाए थे, अगर वो इंट के लिए बनाया था, एक कैर के लिए बनाया था, और मैं आपको दोबारा बना के दिखा देती हूँ। इंट के लिए बनाया था एक फंक्शन, एक कैर के लिए बनाया था, एक फ्लोट के लिए बनाया था। तो इन 3 फंक्शन बनाने की बजाय, क्योंकि आपका कोड तो सेम था, जस्ट डिफरिंग इन डेटा टाइप, मैंने एक जनरलाइज फंक्शन बना लिया। तो एक जनरलाइज फंक्शन कैसे बनाते हैं, जस्ट एक कोई भी नया वेरिएबल का नाम दे दो, या उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, की इस प्लेस की जगह कोई भी डेटा टाइप आ सकती है। इस फंक्शन शुरू करने से पहले आपको एक लाइन इंक्लूड करनी है, टेम्पलेट एंगुलर ब्रैकेट क्लास कीवर्ड और उस प्लेस होल्डर का नाम जिसकी सब्स्टिट्यूशन पे कोई भी डेटा टाइप आएगी। तो दिस इज योर फंक्शन टेम्पलेट। कमिंग बैक टू द थ्योरी, तो अब सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो था नीड ऑफ टेम्पलेट। तो नीड तो आपको क्लियर होगी क्या नीड है इसकी, टू रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन व्हेन सपोर्टिंग न्यूमरस डेटा टाइप। इससे क्या होगा, कोड की डुप्लीकेशन नहीं आएगी। अब कोड सेम था, वर्किंग सेम थी, बट कितने कोड्स आ रहे थे। अभी माई मैक्स मैंने फंक्शन करवाया, अगर आपको इंटीजर्स के लिए तो अलग बनाना पड़ेगा, फ्लोट के लिए अलग बनाना पड़ेगा, कैर के लिए अलग बनाना पड़ेगा। तो कोड डुप्लीकेशन आ गई, कितनी बार, 3 बार कोड डुप्लीकेशन आ गई। तो टेम्पलेट बनाने से क्या फायदा हुआ, जैसे उन्होंने प्लेस होल्डर का नाम जैसे मैंने बी दिया था, यहाँ पे उन्होंने लिया और टी, तो आपको एक ही फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक ही जेनेरिक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू द नीड कंपाइल टाइम पे टी इंटीजर से रिप्लेस हो जाएगा अगर आप इंटीजर वैल्यू पास करोगे, अगर आप कैर वैल्यू पास करोगे तो टी कैर से रिप्लेस हो जाएगा, अगर आप फ्लोट वैल्यू पास करोगे तो फ्लोट से टी रिप्लेस हो जाएगा। तो बेसिकली इसका एम क्या है कि कोड की डुप्लीकेशन हटाओ, जब जब कोड सेम है, जस्ट उसकी डेटा टाइप्स डिफरेंस है। तो टेम्पलेट एक जनरलाइज कोड बनाने में हेल्प करता है। तो जनरलाइज फंक्शन बन गया माई मैक्स का, जो कि हर डेटा टाइप पे चल रहा है। वो ऐसा कोड बन गया टेम्पलेट का, ऐसा फंक्शन बन गया माई मैक्स का कि वो इंटीजर पे भी चल रहा है, फ्लोट पे भी चल रहा है, कैर पे भी चल रहा है, और आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। आपने टेम्पलेट बना लिया, एक फंक्शन का जर्नल फंक्शन बना लिया, जर्नल फॉर्मेट बना लिया माई मैक्स का, जो कि किसी भी डेटा टाइप पे चलेगा। अभी मैंने जनरल फंक्शन बनाया था एक, जो कि किसी भी डेटा टाइप पे, अगर आपने इंटीजर दिया तो बी इंटीजर हो जाएगा, कैरेक्टर दिया तो कैरेक्टर हो जाएगा, अगर आपने फ्लोट दिया तो वो फ्लोट हो जाएगा। तो टेम्पलेट्स करता क्या है, पहले तो कोड डुप्लीकेशन खत्म करता है, सेकंड इट मेक योर फंक्शन और क्लास जनरलाइज एज फार एज डेटा टाइप इज। अगर सिर्फ आपका फंक्शन और क्लास डेटा टाइप से ही डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है, जैसे अभी मैंने प्रोग्राम करवाया माई मैक्स का, वो फंक्शन सिर्फ डेटा टाइप से ही डिफर थे, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो आप क्या कर, तो तब हमारे क्या यूज होते हैं टेम्पलेट्स, वो इसको क्या करते हैं, आपको जनरल फंक्शन बनाने में, जनरल क्लास बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर। टेम्पलेट्स 2 तरह के होते हैं, या आप बोल सकते हो C++ में जो टेम्पलेट है वो एक कीवर्ड है, which will help to make 2 types of template, function templates, class template। ये 2 types of template मतलब दो तरह जनरलाइजेशन में हेल्प करते हैं। फंक्शन टेम्पलेट मींस वी कैन राइट ए जेनरिक कोड फॉर द फंक्शन। जैसे मैंने अभी माई मैक्स का एक जेनरिक कोड लिखा, मैंने माई मैक्स का कोड ना इंटीजर के लिए लिखा, ना फ्लोट के लिए लिखा, ना कैर के लिए लिखा, एक जेनरिक कोड लिखा। तो सिमिलरली
उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन टेम्पलेट की। एक जेनरिक कोड लिखना फंक्शन के लिए, एक जनरल कोड लिखना, किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए नहीं लिखना, एक जनरल कोड लिखना है कि वो किसी भी डेटा टाइप पे चले, वो फिक्स ना हो कि इंटीजर पे चले, फ्लोट पे, आप कोई भी डेटा टाइप दो, ऐसा कोड वो सभी डेटा टाइप्स पे चले। तो आप किसी भी फंक्शन के लिए, ऐड के लिए या स्वैप के लिए या मर्ज के लिए या मिन फाइंड करने के लिए, मैक्स फाइंड करने के लिए, किसी भी के लिए आप जनरल फंक्शन बना सकते हो। मतलब आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं। जैसे मुझे अगर ऐड के लिए बनाना है फंक्शन, तो मुझे इंटीजर्स ऐड करने हैं तो मुझे अलग फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, डबल ऐड करना है तो अलग बनाने की जरूरत नहीं है, कैरेक्टर ऐड करना है तो अलग बनाने की जरूरत है। मैं एक जनरल फंक्शन बनाऊंगी, वो हर डेटा टाइप पे चलेगा, दैट इज फंक्शन टेम्पलेट। जैसे फंक्शन टेम्पलेट्स बनते हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको माई मैक्स वाला करवाया, जैसे फंक्शन टेम्पलेट बना वैसे ही क्लास टेम्पलेट भी बन जाता है। सपोज मेरे पास एक क्लास है टेस्ट नाम की जिसके अंदर इंटीजर एरे है, एक क्लास है सैंपल नाम की जिसके अंदर फ्लोट एरे है, एक क्लास है टेस्ट2 नाम की जिसके अंदर कैरेक्टर एरे है। तो क्या करें, अब इतनी क्लासेस बनाने की जरूरत क्या है, अंदर बाकी उसकी फंक्शनिंग सेम है, जस्ट देयर एक में इंटीजर एरे है, एक में फ्लोट एरे है, एक में कैरेक्टर है। क्या मैं एक जनरल क्लास नहीं बना सकती जो जिसमें डेटा टाइप का एरे आ सके, दैट इज क्लास टेम्पलेट। आगे आगे हम डिटेल में करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जस्ट इतना समझ लीजिए कि टेम्पलेट जर्नल कोड, जेनरिक कोड लिखने में हेल्प करता है, चाहे वो फंक्शन का जर्नल कोड हो चाहे वो क्लास का हो। जर्नल कोड किस टर्म में, डेटा टाइप की टर्म में, मतलब आपका बाकी चीजें सेम है, बाकी वर्किंग सेम है, तो आपको इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, इनके लिए अलग अलग चीजें लिखने की जरूरत नहीं, ना कि फंक्शन ना कि क्लास। आप जर्नल टेम्पलेट की हेल्प से आप जर्नल फंक्शन बना सकते हो जो कि हर डेटा टाइप पे चलेगा, और जर्नल क्लास बना सकते हो जो कि हर डेटा टाइप पे चलेगी। क्लियर? अभी मैंने जैसे जो अभी एग्जीक्यूट करके दिखाया वही प्रोग्राम है। उन्होंने टेम्पलेट बनाया, तो मैंने बोला था टेम्पलेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है टेम्पलेट कीवर्ड, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स में क्लास कीवर्ड, फिर प्लेस होल्डर जिसकी जगह आपकी डेटा टाइप आएगी। जैसे मैंने बी लिया था, यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है टी, रेस्ट थिंग सेम, माई मैक्स जैसे टी, टी एक्स, टी वाई। तो आपको याद नहीं रखना कि ये फंक्शन कैसे बनाना। जैसे आपने इंटीजर का तो आपको बनाना आता है ना, इंट माई मैक्स, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, तो मैंने अंदर ये लिखा था इफ ए इज ग्रेटर देन बी रिटर्न ए एल्स रिटर्न बी, मैंने ये लिखा था। चाहे आप इफ स्टेटमेंट से कर लो मैक्सिमम फाइंड, चाहे आप कंडीशनल से कर लो, तो इन्होंने यहाँ पे कंडीशनल से किया हुआ है। रिटर्न अगर x ग्रेटर देन y है तो x रिटर्न होगा, एल्स y रिटर्न होगा। तो आपको ये टर्नरी स्टेटमेंट तो आती है। यहाँ पे क्या होती है, कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट रिटर्न होता है, कौन सा, x। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो ये थर्ड आर्ग्यूमेंट रिटर्न होगा, दैट इज y। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई x ग्रेटर देन y तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट रिटर्न होता है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो ये थर्ड आर्ग्यूमेंट रिटर्न होता है। तो मैंने इफ से किया था, चाहे आप कंडीशनल से कर लो, वर्किंग इज सेम। ठीक है, तो आपको इंटीजर वाला प्रोग्राम आता है ना, इंट माई मैक्स, इंट एक्स, इंट वाई, रेस्ट इज सेम। कैरेक्टर के लिए आता है, डबल के लिए आता है, जस्ट डेटा टाइप रिमूव करो और प्लेस होल्डर का नाम लिखो, ऐसे टेम्पलेट बन जाता है। जैसे इंट के लिए बनाओगे फंक्शन, कैसे बनाओगे, इंट माई मैक्स, इंट एक्स, इंट वाई, इंट 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 रिमूव कर दो, प्लेस होल्डर का नाम रख दो, टी माई मैक्स, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। जस्ट इसका मीनिंग क्या है, इस प्लेस होल्डर की जगह कोई भी डेटा टाइप आ जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको प्रोग्राम, जैसे मैंने बी लिया था, यहाँ पे इन्होंने टी लिया हुआ है। तो मेन में मैंने माई मैक्स फंक्शन कॉल किया विद 1020, मैंने इंटीजर दिया तो दिस टी विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीजर, तो ये इंटीजर के लिए चलेगा जैसे अभी हमने चलाया था। और वो कंपेयर करेगा कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इंटीजर का 10 ग्रेटर देन 20 है, नो, तो रिटर्न क्या होगा, थर्ड आर्ग्यूमेंट दैट इज 20, वाई रिटर्न होगा, वाई क्या आपका 20। फिर मैंने कैरेक्टर्स पास किए, फिर मैंने फ्लोट पास की, जब कैरेक्टर्स पास किया दिस टी विल बी रिप्लेस्ड बाय कैरेक्टर, तो मैंने फ्लोट पास किया दिस टी विल बी रिप्लेस्ड बाय फ्लोट। तो मीनिंग क्या हुआ, एक जनरल फंक्शन बन गया माई मैक्स का, जो कि मेन में हमने देखा कि किसी भी डेटा टाइप के लिए चलेगा, वो इंटीजर्स के लिए भी चल रहा है, वो कैरेक्टर्स के लिए भी चल रहा है, वो फ्लोट के लिए भी चल रहा है। मैंने कोई स्पेशली इंटीजर, फ्लोट, कैर के लिए फंक्शन नहीं बनाया, मैंने एक जनरलाइज फंक्शन बनाया विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट, जिसके अंदर एक प्लेस होल्डर का नाम है दैट इज टी। तो टी का मतलब ये है कि टी विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू द नीड एंड कंपाइल टाइम पे कंपाइलर देख लेगा कि इंटीजर आया है तो ये टी विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीजर, और कैरेक्टर आया तो रिप्लेस्ड बाय कैरेक्टर, अगर फ्लोट आया तो फ्लोट। This is the example of the function template. Function template basically we write a generic function that can be used for different data types. तो definition, अगर इसकी definition पे आए तो definition क्या है कि we write
टेम्पलेट क्या होता है? जेनरिक फंक्शन दैट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स। एक जनरल फंक्शन लिखना, एक जेनरिक फंक्शन लिखना जो कि हर डेटा टाइप पे चले। तो सिंटेक्स क्या है? जस्ट राइट द कीवर्ड टेम्पलेट, एंगुलर ब्रैकेट में कीवर्ड क्लास, फिर प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मींस उसकी जगह कोई डेटा टाइप भी आ सकती है। जैसे मैंने माई मैक्स का फंक्शन बनाया, यहाँ पे टी एक्स टी वाई, अगर आप इंटीजर दोगे दिस टी विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीजर, तो ये फंक्शन बन जाएगा इंट माई मैक्स, इंट एक्स, इंट वाई। अगर कैरेक्टर दोगे तो ये फंक्शन बन जाएगा कैर माई मैक्स, कैर एक्स, कैर वाई। तो आप किसी भी, अगर आपको कोड लिखना है मैक्स का, मिन का, प्रिंट एरे का, सॉर्ट का, शो का, ऐड का, तो आपको अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप उसका टेम्पलेट बना सकते हो, आप एक जनरल फंक्शन बना सकते हो। मैं एक प्रोग्राम और करवाती हूँ, जैसे मैंने मैक्स का करवाया, तो एक प्रोग्राम और करते हैं, उससे थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। सपोज hash include iostream using namespace std। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है void add, जो कि दो इंटीजर्स को ऐड करेगा, int a, int b। रिजल्ट डिस्प्ले करवा देगा a प्लस। अगर आप इंटीजर्स आएंगे तो उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है। मेन में मेरे पास एक फंक्शन है void add, जो कि दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स लेगा और उन दोनों की एडिशन कर देगा। तो मैंने ऐड को कॉल किया विद वैल्यू 10, 20। तो देखते हैं, ऐड फंक्शन कॉल हुआ, दो इंटीजर्स दे दिए, 10 विल गो टू a, 20 विल गो टू b। जब मैंने a प्लस b किया तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए? 30। यस, आंसर इज 30। अब देखो, अगर मुझे दो फ्लोट्स को ऐड करना है, अगर मुझे दो फ्लोट को ऐड करना है तो मुझे ऐसा फंक्शन फिर चाहिए ऐड नाम का, जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स क्या लेगा? फ्लोट a, फ्लोट b। क्लियर? अगर मुझे दो कैरेक्टर्स को ऐड करना है, सपोज इसके स्काई कोड ऐड करने हैं, सपोज a प्लस c करते हैं, ठीक है। अगर मुझे दो कैरेक्टर्स को ऐड करना है तो मुझे एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा जो कि दो कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट्स लेगा। अब हो क्या रहा है, आपके प्रोग्राम में तीन फंक्शन है सेम नाम के, ऐड ऐड ऐड, और तीनों फंक्शन एक दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं। एक फंक्शन इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है दो, एक फ्लोट ले रहा है और दूसरा करेक्टर कर रहा है, और तीनों की वर्किंग सेम है। तीनों एडिशन शो कर रहे हैं, चाहे वो करेक्टर्स आए तो उनकी एडिशन हो जाएगी, अगर दो फ्लोट आए तो दो फ्लोट की एडिशन हो जाएगी, अगर दो इंटीजर्स आए वो दो इंटीजर्स की एडिशन कर देगा। अब प्रोग्राम में तीन फंक्शंस है ऐड नाम के, तीनों टू आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं, एक इंटीजर ले रहा है, एक फ्लोट ले रहा है, एक करेक्टर ले रहा है। करेक्टर दो आएंगे तो करेक्टर की एडिशन हो जाएगी, दो फ्लोट्स आएंगे तो फ्लोट्स की एडिशन हो जाएगी, अगर दो इंटीजर्स आएंगे तो दो इंटीजर्स की एडिशन हो जाएगी। तो मैंने मेन में पहले ऐड कॉल किया विद टू इंटीजर्स वैल्यू, तो ये इंटीजर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब मैंने फ्लोट वैल्यू दी तो ये फ्लोट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब मैंने कैर वैल्यू दी तो ये मैंने कैरेक्टर्स दिए तो ये कैरेक्टर वाला कॉल हो जाएगा। मैं इसको चला के देखती हूँ। सॉरी, मैंने प्लस डाल दिया, कॉमा डलेगा, फंक्शन के अंदर कॉमा थे। और फ्लोट में स्टैंडर्ड कन्वर्जन होती है तो आपको फ्लोट नहीं लेना, आपको डबल लेना पड़ेगा, इसकी तो स्टैंडर्ड कन्वर्जन हो जाएगी इंटीजर में, एम्बिग्यूटी आ जाएगी। सी एडिशन होके आ गई आपके पास। पहले मैंने इंटीजर्स लिए थे 10 और 20, उसका आंसर आया 30। फिर मैंने डबल वैल्यू दी थी 12 प्लस 34, 46.9। फिर मैंने ए और सी को ऐड किया था, ए इज द स्काई कोड 65, सी का स्काई कोड 67, दैट इज 65 प्लस 67 32। आउटपुट देखिए 30, 46.9, 132, 65 प्लस 67 132।
क्लियर। अब मैं क्या चाहती हूँ, इससे क्या हो रहा है, कोड डुप्लीकेशन आ रही है। देखो कोड तो तीनों का सेम है, तीनों ऐड फंक्शन का कोड सेम है, बट हाउ दे आर डिफरिंग, जस्ट दे आर डिफरिंग इन डेटा टाइप। काम सेम हो रहा है, जस्ट एक इंटीजर के लिए चल रहा है, एक डबल के लिए, एक कैर के लिए। क्या हम इन तीनों की बजाय एक जनरल कोड लिख लें? जनरल कोड कैसे लिखते हैं कि मैं कुछ इंटीजर वगैरह नहीं दे रही हूँ, मैं एक डेटा टाइप दे रही हूँ, प्लेस होल्डर दे रही हूँ एक्स, प्लेस होल्डर दे रही हूँ एक्स। इसका मतलब अगर इंटीजर आएगा तो एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय एंड, अगर डबल आएगा तो एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय डबल, अगर करेक्टर आएगा तो एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय करेक्टर। तो ये एक जनरल फंक्शन टेम्पलेट लिखा गया जिसके अंदर कोई डेटा टाइप नहीं है, बट एक प्लेस होल्डर है दैट इट्स नेम इज एक्स। और जो भी कंपाइलर यूजर कंपाइल टाइम पे अगर इंटीजर्स देगा तो ये एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय एंड, अगर फ्लोट देगा तो x will be replaced by float, अगर characters देगा तो it will be x will be replaced by characters। तो जब भी ये एक फंक्शन टेम्पलेट, जब भी टेम्पलेट बनाना है तो मैंने बोला सबसे पहले इसके ऊपर एक लाइन इंक्लूड करो कि हम टेम्पलेट बना रहे हैं, उसके बाद क्लास और प्लेस होल्डर का नाम जैसे मैंने यहाँ पे x दिया है, ये एक लाइन इंक्लूड कर दी। तो इसका मतलब जो इस लाइन के फॉलो कर, इसके पीछे सेमीकोलन नहीं आता, इस लाइन के आगे जो फंक्शन आ रहा है वो एक टेम्पलेट है, वो एक जनरल फंक्शन है जिसके अंदर डेटा टाइप नहीं है, बट क्या है, प्लेस होल्डर। और उस प्लेस होल्डर में कोई भी डेटा टाइप सब्स्टिट्यूट हो सकती है, either it is integer, float और कैरेक्टर। अब इसको चला के देखते हैं। yes, the answer is same, 30, 46.9 and 132। तो यूजर अगर इंटीजर्स देगा तो ये x विल बी चेंज बाय इंटीजर, अगर करेक्टर देगा x विल बी प्लेस्ड बाय करेक्टर, अगर फ्लोट देगा तो या डबल देगा तो x विल बी प्लेस्ड बाय डबल। तो एक आगे और प्रोग्राम दिया हुआ है, एक मेक एक्सरसाइज है आप खुद के लिए, मेक द जेनेरिक टेम्पलेट ऑफ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या करती है, सॉर्टिंग मींस रेंजिंग इन सम सीक्वेंस। अगर आपके पास कोई लिस्ट है ऑफ इंटीजर्स, अगर आपके पास कोई लिस्ट है ऑफ फ्लोट, अगर आपके पास कोई लिस्ट ऑफ वेक्टर, आई वांट टू अरेंज देम इन दी ऑर्डर, अब वेदर इट इज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको लिस्ट को अरेंज करना चाहिए, आप असेंडिंग ऑर्डर में करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। और बबल सॉर्ट कैसे चलती है, वो फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ कंपेयर कर, अगर आपके पास लिस्ट में 10 एलिमेंट है तो वो फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर करेगी, अगर फर्स्ट सेकंड से बड़ा है तो वो स्वैप कर देगी फर्स्ट और सेकंड को, तो सेकंड की पे लार्जेस्ट हो जाएगा, फिर सेकंड और थर्ड एलिमेंट कंपेयर होता है, फिर थर्ड और फोर्थ होता है। तो दिस इज बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग करनी है आपको, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये जो मेरा कोड है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में आ रहा है, मींस छोटे से बड़ा अरेंज करने में हेल्प कर रहा है। तो मैंने ये जो कोड लिखा हुआ है वो जस्ट इंटीजर के लिए लिखा हुआ है। तो ये जो कोड है मैंने बबल सॉर्ट का बनाया, वो एक इंटीजर एरे की लिस्ट लेगा और साइज ऑफ लिस्ट लेगा, कि साइज इसलिए कि उसको कब तक चेक करने हैं एलिमेंट्स कौन सा बड़ा है। तो क्या इसका टेम्पलेट बना सकते हो कि ये ऐसा फंक्शन बनाए, ये इंटीजर को भी सॉर्ट करे, फ्लोट को भी करे, कैर को भी करे। देखो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ही चेंज करना पड़ेगा, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, साइज। साइज तो इंटीजर ही रहेगा, चाहे वो फ्लोट की लिस्ट आ जाए आपके पास, फ्लोट एलिमेंट्स की, फ्लोट एलिमेंट्स अगर 10 हैं या 8 हैं या 12 हैं तो साइज आप उस अकॉर्डिंग दोगे, 10, 12, 28। अगर आपके पास कैरेक्टर्स आ गए तो उसके लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो भी इंटीजर वैल्यू होगी। चाहे आपके पास इंटीजर्स आ जाएं तो भी जो उसका साइज है ये तो इंट ही रहना है, बट यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो आप टेम्पलेट बना लीजिए। टेम्पलेट के अंदर जैसे टेम्पलेट कैसे बनता है, टेम्पलेट कीवर्ड, फिर एंग्लो ब्रैकेट में कीवर्ड क्लास, फिर प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब कि मैं ऐसा इस लाइन का मतलब क्या है कि इस लाइन के बाद एक फंक्शन आएगा जिसके अंदर एक प्लेस होल्डर होगा, उसका नाम होगा टी, और उस टी को आप किसी भी डेटा टाइप से रिप्लेस कर सकते हैं। इस लाइन लिखने का मतलब यही है कंपाइलर को कि इस लाइन में सेमीकोलन नहीं लगा, इसका मतलब यही है कि इसके आगे कुछ कंटिन्यूशन में है। इसकी कंटिन्यूशन में एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने डेटा टाइप नहीं लिखी बट एक प्लेस होल्डर लिखा है और उसका नाम है टी। उसकी जगह कुछ भी आ सकता है, चाहे वो इंटीजर आ जाए, चाहे कैर आ जाए या फ्लोट आ जाए। सेकंड आर्गुमेंट तो आपको हमेशा इंटीजर ही देना पड़ेगा, तो उसको इंटी रहने दीजिए, क्योंकि वो चाहे वो फ्लोट की लिस्ट हो, चाहे वो कैर की हो, चाहे वो इंटीजर की हो, साइज तो हमेशा इंटीजर ही आता है। अब ये आपको इंटीजर, जैसे आपके पिछले स्लाइड में देखा था, ये इंटीजर को सॉर्ट करने के लिए फंक्शन था, बट अब ये फंक्शन जेनरिक बन गया है। टी में आप इंटीजर वाली लिस्ट भी दे सकते हो, फ्लोट वाली भी दे सकते हो, कैर वाली भी दे सकते हो, ये सबकी सॉर्टिंग कर देगा। जेनरिक कोड बनाने का ये फायदा होता है। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज
क्या है, राइट ए टेम्पलेट फॉर, यहां तक क्लियर है, राइट ए टेम्पलेट फॉर दिस, ये मेन के अंदर शो है। देखो एक आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है, ये इंटीजर, एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है स्ट्रिंग, एक आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है कैरेक्टर, एक आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है इंटीजर, दिस इज डबल, दिस इज इंटीजर। तो आपको कुछ ऐसा जेनरिक फंक्शन बनाना है जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स ले। तो यहाँ पे एक लाइन, एक बात क्लियर हो रही है, तो इन्होंने क्या बोला है, मैं जस्ट कॉपी कर रही हूँ। ये क्या चाहते हैं, एक जेनरिक फंक्शन हो जिसका नाम हो शो, तो वो दो आर्ग्यूमेंट्स ले। सपोज मैं पहला आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ x, दूसरा ले रही हूँ b। इन्होंने क्या क्वेश्चन दिया है आपको कि आप ऐसा फंक्शन बनाओ शो जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स ले। जनरल फंक्शन बनाना है आपको, टेम्पलेट बनाना है। देखो अगर ये टेम्पलेट ना होता तो मैं एक ऐसा शो फंक्शन बनाती जिसमें एक आर्ग्यूमेंट इंटीजर जाता, एक स्ट्रिंग जाता। दूसरा फिर फंक्शन बनाती जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट कैरेक्टर जाता, दूसरा इंटीजर जाता। थर्ड फंक्शन बनाती जिसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट डबल जाता, तीसरा इंटीजर जाता। बट इस तरह मैं कितने फंक्शन बनाऊंगी कि एक फंक्शन इंटीजर ले, एक स्ट्रिंग ले, एक कैरेक्टर ले, फिर इंटीजर ले, एक फ्लोट ले, फिर इंटीजर ले, दो स्ट्रिंग्स आ जाए, एक कैरेक्टर आ जाए, तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। क्लियर। तो आपको एक जनरल फंक्शन बनाना है कि कोई भी दो आर्ग्यूमेंट्स आए वो कोई भी डेटा टाइप से रिप्लेस हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं तो मुझे कितने फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, वॉइड शो, एक आर्ग्यूमेंट ले वो इंट, दूसरा ले वो स्ट्रिंग, ठीक है, एक फंक्शन तो ये बनाना पड़ जाएगा। एक फंक्शन बनाना पड़ जाएगा वॉइड शो, एक आर्ग्यूमेंट ले वो कैर, दूसरा ले वो इंट, एक फंक्शन बनाना पड़ जाएगा वॉइड शो, एक आर्ग्यूमेंट ले डबल, एक ले वो स्ट्रिंग। कितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, कितने ही कॉम्बिनेशन बन जाएंगे शो के, इंट का कैर के साथ, डबल का स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग का कैर के साथ स्ट्रिंग, कितने ही कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो इन इतने फंक्शंस लिखने की बजाय, इतने फंक्शन लिखने की बजाय क्या मैं जनरल फंक्शन लिख लूं जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स ले। और दो, यहाँ पे मैंने दो प्लेस होल्डर ले, अब मैंने टू आर्ग्यूमेंट्स पे काम करना है। पहले तो मैं देखो एक प्लेस होल्डर ले रही थी पिछले प्रोग्राम में, एक्स, एक्स मींस चाहे दोनों आर्ग्यूमेंट्स क्या आएंगे, दोनों आर्ग्यूमेंट्स क्या आएंगे, या तो दोनों इंटीजर आएंगे, या दोनों ही डबल आएंगे, या दोनों करेक्टर आएंगे, मींस सेम आर्ग्यूमेंट आएगा। तो आपका जो प्लेस होल्डर है एक्स है, इंटीजर को देख के एक्स विल बी चेंज टू इंटीजर, फ्लोट को देख के अगर आप फ्लोट आर्ग्यूमेंट देख लिया उसने तो आपका एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय फ्लोट। अगर उसने करेक्टर देख लिए दोनों आर्ग्यूमेंट्स तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय करेक्टर। बट अब क्या क्वेश्चन है, अब आपके क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट डिफर है, सेम नहीं है, दोनों इंटीजर्स नहीं है, दोनों करेक्टर्स नहीं है, वन इंटीजर वन स्ट्रिंग वन करेक्टर वन। तो इस टाइप में अब कितने प्लेस होल्डर्स चाहिए होंगे, यहाँ पे तो एक प्लेस होल्डर था, इंटीजर्स आए तो एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीजर, फ्लोट आए तो एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय फ्लोट। बट यहाँ पे आपको टू प्लेस होल्डर्स चाहिए होंगे, एक्स और वाई। तो इन्होंने दिया क्या, वो मैं इसको कॉपी करती हूँ कि आपको मेन फंक्शन ये दिया हुआ है, आपको उसका टेम्पलेट बनाना है। तो अब आपका पहला आर्ग्यूमेंट 100 आया है तो आपका x विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीजर, दूसरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है हेलो हेलो, तो y विल बी रिप्लेस्ड बाय स्ट्रिंग। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट कॉल होगी तो पहला एलिमेंट करेक्टर है तो x विल बी रिप्लेस्ड बाय कैर, 1500 है तो y विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीजर। थर्ड डबल है, जब ये स्टेटमेंट कॉल होगी x विल बी रिप्लेस्ड बाय डबल, 2987 विल, ये y विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीजर। इसका मीनिंग क्या है, x एक प्लेस होल्डर है जिसकी जगह कोई भी डेटा टाइप आ सकती है, वेदर वो इंटीजर हो, वेदर वो करेक्टर हो, वेदर वो डबल हो, वेदर वो स्ट्रिंग हो। सिमिलरली y भी एक प्लेस होल्डर है जिसकी जगह भी कोई भी डेटा टाइप आ सकती है, स्ट्रिंग भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है, करेक्टर भी आ सकता है। तो आपने एक जनरल फंक्शन बनाया जिसके अंदर टू प्लेस होल्डर्स हैं, और जो पहला प्लेस होल्डर एक्स है उसकी जगह कोई भी डेटा टाइप आ सकती है, 100, करेक्टर, इंटीजर, डबल। वाई भी एक प्लेस होल्डर है जिसकी जगह भी कोई भी डेटा टाइप आ सकती है, लाइक हेलो हेलो, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, एनीथिंग। तो मैंने ये टू प्लेस होल्डर्स क्यों लिए, मैं इससे काम क्यों नहीं कर सकती थी जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में किया था, क्यों। अगर मैं सेम ले लूं
तो ये सेम आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, दोनों इंटीजर्स आ रहे हैं, दोनों फ्लोट आ रहे हैं, दोनों कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही प्लेस होल्डर लिया था, क्योंकि वन प्लेस होल्डर सेम वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, दोनों प्लेस होल्डर्स इंटीजर से रिप्लेस होंगे, दोनों प्लेस होल्डर फ्लोट से रिप्लेस होंगे। बट यहाँ पे मैंने दो क्यों लिए? बट क्योंकि दोनों की डेटा टाइप्स अलग अलग है। अगर मैं दोनों सेम ले लूँ तो वो डेटा टाइप सेम से रिप्लेस हो जाएंगे। मैंने दो दो आर्ग्यूमेंट्स इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे दोनों आर्ग्यूमेंट्स डिफर डेटा टाइप्स के हैं। तो x में कोई भी डेटा टाइप आ सकती है, सिमिलरली y में भी कोई भी डेटा टाइप्स आ सकती है। तो इस फंक्शन का काम क्या है? a और y b की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना। तो एक जनरल फंक्शन बन गया जिसके अंदर टू प्लेस होल्डर्स हैं। तो पहले प्लेस होल्डर की वैल्यू भी कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट, कैर। दूसरे प्लेस होल्डर की वैल्यू भी कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। तो जब ये जनरल टेम्पलेट बन गया, फंक्शन टेम्पलेट विद मल्टीपल प्लेस होल्डर्स, और जब फंक्शन टेम्पलेट बनाना है तो उसके आगे एक लाइन इंक्लूड करनी है, टेम्पलेट एंगल ब्रैकेट्स में क्लास प्लेस होल्डर का नाम। अब टू प्लेस होल्डर्स हैं तो यहाँ पे आपको टू प्लेस होल्डर्स लिखने पड़ेंगे। वहां पे एक था क्योंकि सेम डेटा टाइप से कॉल हो रहा था, इंटीजर से, फ्लोट से, कैर से, तो आपने प्लेस होल्डर एक ही लिखा था जिसका नाम था x। अब आपके टू प्लेस होल्डर्स ऐसे लिखने हैं, जैसे अब मेरे पास टू प्लेस होल्डर्स हैं तो राइट लाइक दिस। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो क्या होगा। शो में 100 और हेलो हेलो, शो फंक्शन कॉल किया मेन में, तो 100 विल गो टू a और x विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीजर। हेलो हेलो स्ट्रिंग विल बी गो टू b और y विल बी रिप्लेस्ड बाय स्ट्रिंग, और दोनों को डिस्प्ले हो जाएंगे। सिमिलरली एंड पहले a डिस्प्ले होगा फिर b। सिमिलरली जब शो फंक्शन कॉल करेगा विद k विल गो टू a और x विल बी रिप्लेस्ड बाय कैरेक्टर। जब 1500 कॉल होगा 1500 विल गो टू b एंड y विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीजर। ठीक है, और a और b डिस्प्ले हो जाएगा। एंड लिखा है न्यू लाइन में k एंड 1500। सिमिलरली जब शो फंक्शन कॉल होगा विद वैल्यू 1.23 2987, 1.23 will go to a and x will be replaced by double, 2987 will go to b and y will be replaced by integer, दोनों वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे। सीधा आउटपुट, फर्स्ट का आउटपुट क्या है 100 एंड हेलो हेलो, सेकंड आउटपुट क्या है k एंड 1500, थर्ड आउटपुट क्या है 1.23 एंड 2987। सी फर्स्ट आउटपुट था आपका 100 एंड हेलो हेलो, सेकंड k एंड 1500, थर्ड 1.23 एंड 2.2987। सीधा इट्स वर्किंग, यस। तो बेसिकली ये क्या था कि आपका जो टेम्पलेट है इसके अंदर आप मल्टीपल प्लेस होल्डर्स भी लिख सकते हो। मैनी एक जरूरी नहीं कि एक ही प्लेस होल्डर आएगा, आप कितने भी प्लेस होल्डर्स दे सकते हो जितने आपके फंक्शन में रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली ये काम इसका ये है कि फंक्शन में आपको कितनी डेटा टाइप्स अलग अलग चाहिए। तो अगर आपको दो चाहिए, जैसे पहला आर्ग्यूमेंट है, अगर दोनों सेम आर्ग्यूमेंट्स पे आने तो आप प्लेस होल्डर एक ही ले सकते हो। बट अगर आपका फर्स्ट में भी कोई डेटा टाइप आ सकती है, सेकंड में भी कोई भी डेटा टाइप आ सकती है, तो आपको टू प्लेस होल्डर्स लेने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर आपके फंक्शन में 3 रिक्वायरमेंट है तो आप 3 ले सकते हो। यस क्लास, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हम टेम्पलेट्स डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट एक कीवर्ड होता है सी प्लस प्लस में, जो कि जेनरिक फंक्शन और क्लास बनाने में हेल्प करता है। जेनरिक इन द सेंस, अगर आप कोई फंक्शन बनाओगे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक फंक्शन करवाया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक फंक्शन करवाया था वॉइड सम का, और मैंने ऐसा फंक्शन बनाया था जो कि हर डेटा टाइप के लिए चलेगा, इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए, कैर के लिए। तो मींस टेम्पलेट की हेल्प से मैं एक जनरल फंक्शंस बना रही थी। तो मैंने आपको जनरल फंक्शंस को बोलते हैं फंक्शन टेम्पलेट। तो मैंने आपको उसके 2-3 एग्जांपल्स करवाए थे कि आपको जनरल फंक्शन कैसे बनाना है, और जनरल फंक्शन को टेम्पलेट बोलते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या था कि लाइक अगर मुझे फंक्शन इंटीजर के लिए चलाना है, फ्लोट के लिए चलाना है, कैर के लिए चलाना है, तो मुझे उसकी ओवरलोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, मुझे मल्टीपल फंक्शंस नहीं लिखने पड़ेंगे। मैं एक जनरल फंक्शन बना लूंगी जो कि हर डेटा टाइप पे चलेगा। तो लास्ट क्लास में मैंने ये आपको टेम्पलेट्स की इंट्रोडक्शन, ये फंक्शन टेम्पलेट्स करवाया था। और
मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करने हैं टेम्पलेट्स में वो करवाया था। टुडेस टॉपिक इज ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन टेम्पलेट्स। हमने लास्ट क्लास में फंक्शन टेम्पलेट्स किया था, तो अभी जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ वो है ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन टेम्पलेट्स। मैं एक प्रोग्राम की हेल्प से आपको बताती हूँ। जो आपका टॉपिक है वो है ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन टेम्पलेट्स। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? मल्टीपल फंक्शन टेम्पलेट्स होना एक क्लास में। ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन टेम्पलेट्स मतलब मल्टीपल फंक्शन टेम्पलेट्स होना एक क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड iostring using namespace std तो मैं एक फंक्शन टेम्पलेट बना रही हूँ। तो टेम्पलेट कैसे बनाते हैं मैंने बताया था। सबसे पहले आपको कीवर्ड लिखना है टेम्पलेट। फंक्शन टेम्पलेट कैसे बनाते हैं आपकी रिवीजन भी हो जाएगी जो लास्ट क्लास में करवाया था। तो कैसे बनाते हैं टेम्पलेट? आप लिखते हो कीवर्ड टेम्पलेट, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स, फिर कीवर्ड लिखते हो क्लास, फिर प्लेस होल्डर का नाम। तो लास्ट क्लास में हमने किया था। तो सबसे जब भी फंक्शन टेम्पलेट बनाना है, जेनरिक फंक्शन बनाना है, तो सबसे पहले कीवर्ड लिखो टेम्पलेट, फिर एंगुलर ब्रैकेट्स में कीवर्ड लिखो क्लास, फिर इस प्लेस होल्डर का नाम। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, टी बी एक्सपोज, मैं टेक्स्ट दे रही हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। तो उसके बाद आप जनरल कोई फंक्शन लिखते हो। सपोज मैंने फंक्शन लिखा void show, जो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। तो अभी मैं इंटीजर के लिए फंक्शन नहीं बना रही हूँ, मैं इस प्लेस होल्डर जो मैंने एक्स बोला है उसके लिए फंक्शन बना रही हूँ। इफ यू रिमेम्बर द लास्ट क्लास कि मैं ये एक्स क्या लिख रही हूँ। तो बस ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये फंक्शन आपका प्रिंट करेगा टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड सी आउट ए, सी आउट और बी की वैल्यू प्रिंट करेगा। इफ यू रिमेम्बर ये हमने टेम्पलेट्स कैसे बनाया था। इसका मीनिंग क्या है? मैंने एक ऐसा फंक्शन बना लिया शो जिसके अंदर मैंने कोई डेटा टाइप नहीं लिखी। आपको कोई डेटा टाइप दिख रही है इसमें? इंटीजर, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, कोई भी डेटा टाइप इस फंक्शन में मुझे नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि मैंने ये टेम्पलेट बनाया है, मैंने ये नॉर्मल फंक्शन नहीं बनाया, मैंने एक जनरल फंक्शन बनाया है। तो इस फंक्शन में ना आपको कोई इंटीजर दिख रहा है, ना कोई फ्लोट, ना कोई कैर, ना कोई स्ट्रिंग, ना कोई डबल, कोई डेटा टाइप नहीं दिख रही। और इसमें डेटा टाइप, यहाँ पे फंक्शन में डेटा टाइप आती है, तो मैंने इस डेटा टाइप की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, जो कि मैंने टेम्पलेट में प्लेस होल्डर लिखा है। तो अब इसका मीनिंग क्या है कि आप कोई भी डेटा टेम्पलेट का बेनिफिट क्या होता है, एक जनरल फंक्शन बन गया जो कि किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप के लिए नहीं है। और इसमें जो ये प्लेस होल्डर है एक्स, इसकी जब भी अगर आप मेन में इंटीजर पास करोगे, दिस एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय एंड। अगर आप मेन में डबल पास करोगे, दिस एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय डबल। अगर आप मेन में स्ट्रिंग पास करोगे, दिस एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय स्ट्रिंग। तो मेन में मैं आपको दिखाती हूँ कि चलता कैसे है। आपको लास्ट क्लास वाला ही मैं अभी तो रिवाइज करवा रही हूँ थोड़ा। जैसे मैंने मेन में शो फंक्शन कॉल किया विद वैल्यू 10 एंड 20। तो देखो 10 एंड 20 क्या है? इंटीजर। शो फंक्शन क्या इंट लेता है? नहीं ना। शो अगर मैं लिखूं शो कैरेक्टर्स, लिखूं ए कॉमा सी, तो ये शो फंक्शन क्या शायद क्या ये शो फंक्शन कैरेक्टर्स लेता है? नहीं। अगर मैं लिखूं इसको स्ट्रिंग हेलो, 2 आर्ग्यूमेंट, शो फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है ना। हेलो, दूसरा आर्ग्यूमेंट मैंने ले लिया स्थापर, क्या ये स्ट्रिंग लेता है? नहीं। मैंने यहाँ पे कौन सी डेटा टाइप लिखी है? मैंने यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं लिखी, मैंने एक जनरल फंक्शन बनाया है। और जनरल फंक्शन कैसे बनता है? कीवर्ड लिखो टेम्पलेट, फिर लिखो क्लास, फिर लिखो प्लेस होल्डर। इस प्लेस होल्डर का मीनिंग है कि एक्स इज ए प्लेस होल्डर, एक्स इज ए टेम्पलेट वाला डेटा टाइप, और इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप आ सकती है। एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू नीड। क्लियर? जब आप इंटीजर पास करोगे शो में 10 20 इंटीजर्स पास करोगे, तो दिस एक्स ये जो फंक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा void show int a int b, और इस इंटीजर्स की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। सिमिलरली जब आप करेक्टर्स पास करोगे, जैसे इस फंक्शन में शो कॉल कर रही हूँ विद करेक्टर्स, तो ये फंक्शन की फॉर्म कैसे बन जाएगी? void show
क्रैक कैर ए कैर बी और ये फंक्शन चलेगा। सिमिलरली जब आप स्ट्रिंग पास करोगे तो इस फंक्शन का फॉर्म बन जाएगा void show string a string b। सपोज मैं यहाँ पे डबल पास कर रही हूँ तो ये फंक्शन चेंज होके डबल के लिए बन जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट क्या है, मुझे अगर मैं टेम्पलेट वाली लाइन ये यहाँ पे ना लिखती तो मुझे मल्टीपल फंक्शंस बनाने पड़ते क्लास में। मुझे इंट के लिए अलग बनाना पड़ता, void show int a int b, और ये सेम फ्लोट के लिए अलग बनाना पड़ता, void show float a float b, ये सब कुछ सेम। कैर के लिए अलग बनाना पड़ता, void show char a char b, ये सब कुछ। और स्ट्रिंग के लिए अलग बनाना पड़ता, और मुझे कितने फंक्शन बनाने पड़ते, जितनी डेटा टाइप्स है उतने फंक्शन बनाने पड़ते। तो इसका बेनिफिट क्या है, एक टेम्पलेट बनाओ जो कि जनरल फंक्शन होता है, जो कि किसी डेटा टाइप के लिए नहीं होता। जो भी आपने उसके अंदर प्लेस होल्डर दिया है उस प्लेस होल्डर की जगह डेटा टाइप अपने आप रिप्लेस हो जाएगी जैसे जैसे आप कॉल करोगे। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फर्स्ट मैंने शो विद इंटीजर्स कॉल किया तो फंक्शन कॉल होगा विद इंटीजर्स, एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय एंड, और प्रिंट होगा टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड, और ए की वैल्यू 10 और बी की 20। सिमिलरली फंक्शन नेक्स्ट कॉल होगा विद कैरेक्टर ए एंड सी, इस ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा कैर ए कैर बी, प्रिंट होगा टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड, इसकी वैल्यू ए की ए, बी कैरेक्टर की सी। सिमिलरली फॉर स्ट्रिंग, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको। ये तो हमने लास्ट क्लास में किया, नंबर अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड किया तो आपको ये समझ आ गया होगा। यस, पहले मैंने जब कॉल किया टेम्पलेट फंक्शन, पहली बार इंटीजर्स के साथ किया तो प्रिंट हो गया टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड 10 20। दूसरी बार जब कॉल किया टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड विद कैरेक्टर्स ए एंड सी। तीसरी बार स्ट्रिंग के साथ कॉल किया टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट स्ट्रिंग हेलो, सेकंड स्ट्रिंग था पर मैं टेम्पलेट फंक्शन को एंडल नहीं डाला इसलिए नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे एंडल डाल लोगे तो आउटपुट विल लुक समहाउ गुड। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं डबल वैल्यू दूंगी तो ये फंक्शन डबल के लिए चलेगा। ये जेनरिक फंक्शन, ये आपका लास्ट टाइम वाला था फंक्शन टेम्पलेट। तो आज जो टॉपिक है वो है ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन टेम्पलेट। तो आप फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि सेम नाम का फंक्शन हो। तो फंक्शन टेम्पलेट की ओवरलोडिंग आगे एक टेम्पलेट से भी हो सकती है, नॉन टेम्पलेट फंक्शन मतलब सिंपल फंक्शन से भी हो सकती है। ओवरलोडिंग जरूरी नहीं है कि किसी टेम्पलेट, एक आपकी क्लास में 2 टेम्पलेट ही हो। आपकी ओवरलोडिंग चाहे आपकी क्लास में दूसरा टेम्पलेट हो, सेकंड चाहे आपकी क्लास में दूसरा एक नॉर्मल फंक्शन हो। तो मैं आपको नॉर्मल फंक्शन से बताती हूँ। नॉर्मल फंक्शन सेम नाम का, जैसे मेरा फंक्शन है void show, ये जेनरिक फंक्शन है, ये इंटीजर्स वाला फंक्शन है। और मैं इसके अंदर प्रिंट करूंगी सी आउट simple or non-template, we can say non-template, simple or non-template function is called, ये भी क्या करता है, a और b को प्रिंट करता है। तो अब आपके प्रोग्राम में ओवरलोडिंग होगी। ओवरलोडिंग का मतलब यही होता है कि आपके सेम नाम के आपके प्रोग्राम में फंक्शंस हो बट दे आर डिफरिंग आइदर इन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। और यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में तो डिफर नहीं है, क्योंकि ये जो टेम्पलेट वाला void show फंक्शन है ये भी 2 आर्ग्यूमेंट्स ही ले रहा है, और ये जो अपने नया फंक्शन बनाया है ये भी 2 आर्गुमेंट ले रहा है। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट से तो ओवरलोडिंग हो नहीं रही, बट कैसे हो रही है, टाइप से। इसकी डेटा टाइप क्या है, जेनरिक, दैट इज एक्स, और इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ओवरलोडिंग का मीनिंग यही होता है कि आपके प्रोग्राम में या आपकी क्लास में सेम नाम के मल्टीपल फंक्शंस हो, और हमारे प्रोग्राम में कितने फंक्शंस हैं, 2, और दे आर डिफरिंग आइदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और टाइप। नंबर में तो नहीं है, दोनों 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं, टाइप में डिफर कर रहे हैं। ये जेनरिक टाइप पे चल रहा है, ये इंटीजर के लिए चल रहा है, बट वर्किंग दोनों की सेम है। अब देखते हैं। तो ओवरलोडिंग का मीनिंग यही होता है कि सेम नाम के फंक्शन हो, चाहे एक और टेम्पलेट ही हो आपके प्रोग्राम में। बट मैंने टेम्पलेट नहीं बनाया अपने प्रोग्राम में, मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया जो आपकी सिलेबस में है कि आपने एक नॉर्मल फंक्शन से ओवरलोडिंग करनी है। मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया जिसका नाम सेम है। अब देखते हैं कि क्या होगा। लिसन, मैंने शो फंक्शन, मेन में शो फंक्शन कॉल किया विद वैल्यू 10 एंड 20। क्लियर? 10 क्या है, इंटीजर, 20 क्या है, इंटीजर। अब अभी मैंने ये चला, जब ये फंक्शन नहीं था इंट वाला तो ये फंक्शन चल रहा था x will be replaced by end, और ये फंक्शन चलेगा।
ठीक है। और अभी जब शो 1020 कॉल किया, अब ये इसकी मैचिंग इसके साथ भी हो रही है, ये फंक्शन भी कॉल हो सकता है क्योंकि इसके आर्गुमेंट्स क्या है, इंट ए इंट बी, और अपने पास भी क्या किया है, इंटीजर। इसके लिए ये फंक्शन भी चलता है क्योंकि एक्स एक जेनेरिक डेटा टाइप है, तो ये इंटीजर एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय इंट, तो ये फंक्शन भी चल सकता है। अब क्या आ गई, कोलिजन। तो कौन सा चलेगा, अब जब आपने इंटीजर पास किया 1020, इसकी मैचिंग इस फंक्शन के साथ भी हो रही है जो कि सिंपल फंक्शन है, इसकी मैचिंग इस फंक्शन के साथ भी हो रही है जो कि जेनेरिक फंक्शन है। तो कौन सा कॉल होगा, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके कॉलिंग टाइम आपकी मैचिंग दोनों फंक्शंस के साथ हो रही है, एक टेम्पलेट वाले के साथ, एक नॉन टेम्पलेट वाले के साथ। तो हमेशा याद रखना, हमेशा प्रायोरिटी किसको मिलती है, नॉन टेम्पलेट फंक्शन को। अगर आपकी मैचिंग, अगर आप जब आपने फंक्शन कॉल किया आपकी मैचिंग टेम्पलेट वाले के साथ भी हो रही है, जेनरिक वाले के साथ भी हो रही है, और स्पेसिफिक डेटा टाइप वाले के साथ भी हो रही है, तो ऑलवेज प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो स्पेसिफिक डेटा टाइप वाला होगा। मगर आपने इंटीजर दिया है, अगर इंटीजर वाला फंक्शन एग्जिस्ट करता हुआ प्रोग्राम में, तो पहले वो ही कॉल होगा, टेम्पलेट वाला कॉल नहीं होगा। क्लियर। मैं आपको एग्जीक्यूट भी करवा के दिखा देती हूँ। तो आप हमेशा याद रखना, जब आपने फंक्शन कॉल किया और आपके प्रोग्राम में एक स्पेसिफिक उसी डेटा टाइप वाला फंक्शन है, प्लस एक आपके पास जेनेरिक फंक्शन है, तो ऑलवेज स्पेसिफिक डेटा टाइप वाला फंक्शन ही कॉल होगा। कौन सा, अगर आपने इंट दिया है तो आपके पास इंट वाला फंक्शन है, तो यही फंक्शन कॉल होगा, जेनेरिक वाला कॉल नहीं होगा। अगर आपके पास ऐसी कोलिजन आ गई कि दोनों फंक्शंस की मैचिंग है, तो ऑलवेज नॉन टेम्पलेट फंक्शन को या स्पेसिफिक डेटा टाइप वाले फंक्शन को ही प्रायोरिटी मिलेगी। तो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो आप जब 1020 दोगे, मैचिंग इसके साथ भी है, टेम्पलेट वाले फंक्शन के साथ भी है, मैचिंग इसके साथ भी है, बट इंट वाला कॉल हो रहा, और प्रिंट होके आएगा सिंपल और नॉन टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड विद प्रिंटिंग ऑफ देयर वैल्यूज। लेट मी एग्जीक्यूट। यस, सिंपल और नॉन टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड 1020। जब आपके प्रोग्राम में दोनों फंक्शंस हैं, टेम्पलेट वाला भी है और उसकी मैचिंग स्पेसिफिक डेटा टाइप वाले से भी है, तो हमेशा कौन सा कॉल होगा, स्पेसिफिक डेटा टाइप वाला, मींस नॉन टेम्पलेट फंक्शन। तो मैंने अभी बताया, शो 1020 लिखोगे तो मैचिंग इसके साथ भी हो रही थी, मैचिंग इसके साथ भी, बट कॉल कौन सा होगा, ये वाला। क्लियर। तो मैंने एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। सिंपल और नॉन टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड विद वैल्यू 10 एंड 20। सिमिलरली, अगर आपने वैल्यू दी, कुछ करेक्टर्स दिए, शो ए कॉमा एच, कौन सा कॉल होगा, अब आपने क्या दिया है, करेक्टर्स, इंटीजर्स तो नहीं दिए, अब कौन सा कॉल होगा, टेम्पलेट वाला, एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय कैर। अब आपका आउटपुट क्या आएगा, अब ए और एच की मैचिंग तो सिर्फ एक ही के साथ हो रही है, कौन सा एक साथ, टेम्पलेट वाले के साथ, इंटीजर के साथ तो नहीं हो रही, इसकी मैचिंग तो सिर्फ इसके साथ हो रही है। अब क्या आउटपुट आएगा, टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड विद वैल्यू ए एंड एच। क्लियर। इसकी मैचिंग तो सिर्फ एक के साथ ही हो रही है, इसकी मैचिंग हो रही थी दोनों के साथ, इसकी तो एक के साथ ही हो रही है, तो कौन सा कॉल होगा, दिस वन। क्लियर। सपोज आपने फंक्शन कॉल किया है a, 1, अब किसी के साथ मैचिंग हो रही है इसकी, 1 इज करेक्टर, 1 इज इंट, दो डेटा टाइप्स हैं, 1 इज करेक्टर, 1 इज इंटीजर, मैचिंग हो रही है इसके साथ, नो, इसमें तो दो इंटीजर्स चाहिए, इसके साथ हो रही है, नो, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही प्लेस होल्डर है, इसमें दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। आपको मैंने करवाया हुआ है, जब दो डेटा टाइप्स हो तो आपको प्लेस होल्डर्स दो बनाने पड़ेंगे, ये इफ यू रिमेम्बर दिस थिंग ऑफ लास्ट क्लास, तो आपको टू प्लेस होल्डर्स चाहिए। अब अगर आपके डेटा टाइप्स डिफरेंट वाले आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसमें तो सिर्फ एक ही डेटा टाइप आ सकती है, दैट इज एक्स, एक ही डेटा टाइप होनी चाहिए दोनों आर्ग्यूमेंट्स की इसके अकॉर्डिंग, तो क्योंकि एक ही प्लेस होल्डर है तो दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। बट आपने कौन सा डेटा टाइप्स दिए हैं, एक करेक्टर, एक इंटीजर। अब कौन सा कॉल होगा, ना मैचिंग इसके साथ, ना टेम्पलेट वाले फंक्शन के साथ मैचिंग है, ना नॉन टेम्पलेट वाले के साथ है, तो अब कौन सा कॉल होगा, अब कॉल होगा नॉन टेम्पलेट वाला, मैचिंग तो नहीं है, बट स्टैंडर्ड कन्वर्जन भी तो होती है कंपाइलर में, कैर टू इंट, तो एक का स्काई कोड तो होता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, और ये नॉन टेम्पलेट वाला फंक्शन चल जाएगा। सी
सिंपल और नॉन टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड, और स्कैर इज इसका स्काई कोड कन्वर्ट हो गया। एक स्काई कोड क्या होता है 97, दूसरा आपने दिया था 1 जो आपने खुद ही पास किया था। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि कुछ मैच नहीं हो रहा तो स्टैंडर्ड कन्वर्जन हो जाती है। एक ही किसके साथ कन्वर्जन हो जाएगी, स्कैर टू एंड स्टैंडर्ड कन्वर्जन। ए का स्काई कोड क्या होता है 97, दैट विल बी पास टू ए। इसका बी का 1 आपने वैल्यू पास किया तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा सिर्फ नॉन टेम्पलेट वाला और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? दिस इज द ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन टेम्पलेट, दिस इज द आउटपुट। नाउ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है फंक्शन टेम्पलेट विद नॉन टाइप पैरामीटर। तो ये इस प्रोग्राम की हेल्प से बताती हूँ आपको। फंक्शन टेम्पलेट विद नॉन टाइप पैरामीटर। नॉन टाइप पैरामीटर का मतलब क्या होता है? नॉन टाइप मीन्स, पहले तो इतनी बात याद रख लो, नॉट ए डेटा टाइप। नॉट ए डेटा टाइप। अब इसमें क्या है देखो, हैश इंक्लूड iostring using namespace std। देखो नॉट ए डेटा टाइप, अभी तक जैसे टेम्पलेट बनाया था मैंने अभी पिछले एग्जांपल में, एक टेम्पलेट बनाना तो कैसे लिखते हो, टेम्पलेट कीवर्ड, फिर क्लास कीवर्ड, फिर प्लेस होल्डर का नाम, सपोज मैंने एक्स दिया। अभी तक आप जितने भी प्रोग्राम, मैंने अभी लास्ट में कौन सा प्रोग्राम बनाया, अभी लास्ट वाले प्रोग्राम में वर्ड शो, ये वाला ना, इसको कॉपी करते, ये प्रोग्राम बनाया था। अभी तक आप जितने भी फंक्शन टेम्पलेट्स बना रहे थे, चाहे वो 2 आर्ग्यूमेंट्स 2 पैरामीटर्स के साथ बनाओ या 3 के साथ बनाओ, जितने भी मर्जी प्लेस होल्डर लो, इसका मीनिंग क्या होता था कि टेम्पलेट के अंदर क्या आर्ग्यूमेंट आता था, डेटा टाइप वाला, कि x कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी डेटा टाइप। यही बात थी मैंने अभी बोली थी कि x कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी डेटा टाइप, चाहे आप इंटीजर के लिए कॉल कर लो, चाहे आप कैरेक्टर्स के लिए कॉल कर लो, चाहे मैंने अभी एग्जांपल करवाया था, चाहे आप फ्लोट के लिए कॉल कर लो, चाहे आप डबल के लिए, चाहे आप स्ट्रिंग के लिए। इसका मीनिंग यही था कि x की जगह कोई भी डेटा टाइप आ जाए। क्लियर? यही था ना। अब इंट मेन में देखते हैं, चाहे मैं शो में स्ट्रिंग इंटीजर्स पास कर दूं, चाहे मैं शो में डबल पास कर दूं, चाहे मैं शो में स्ट्रिंग पास कर दूं, चाहे मैं करेक्टर पास कर दूं, मैं कुछ भी पास कर दूं, ये चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक जेनेरिक फंक्शन बनाया है, मैंने आपको चला के भी दिखाया था, चाहे मैंने एक जेनेरिक फंक्शन बनाया है, इसका मतलब x कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी डेटा टाइप, चाहे आप इंटीजर दे दो, चाहे आप फ्लोट दे दो, आपने स्पेसिफिक के लिए नहीं बनाया, किसी के लिए भी बनाया है। तो हमेशा टेम्पलेट के अंदर एक ऐसा पैरामीटर होता था जो कि डेटा टाइप से रिप्लेस होता है, मतलब एक ऐसा पैरामीटर था x जो कि रिप्लेस होता है डेटा टाइप से। x जब आप जब ये कॉल होगा तो x कैन बी रिप्लेस्ड बाय इंटीजर, जब ये फंक्शन कॉल होगा x कैन बी रिप्लेस्ड बाय डबल, जब ये फंक्शन कॉल होगा x कैन बी रिप्लेस्ड बाय x इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रिंग। तो ऐसा टेम्पलेट में आर्गुमेंट कैसा होता है, टाइप आर्गुमेंट, मतलब जो डेटा टाइप से रिप्लेस होता है। क्या टेम्पलेट में कुछ ऐसा आर्गुमेंट आ सकता है जो कि डेटा टाइप से रिप्लेस ना हो? उसको बोलते हैं नॉन टाइप पैरामीटर। यस, टेम्पलेट में डेटा टाइप वाला आर्गुमेंट तो आता ही आता है, बट कुछ ऐसा आर्गुमेंट भी आ सकता है जो डेटा टाइप से रिप्लेस नहीं होगा। सपोज मैंने एक ऐसा आर्गुमेंट दे दिया इंट साइज। क्लियर? इसमें तो मैंने डेटा टाइप खुद ही बता दी, अभी डेटा टाइप से क्या रिप्लेस होगा, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टाइप पैरामीटर, नॉट ए डेटा टाइप पैरामीटर। एक्स क्या है? डेटा टाइप पैरामीटर। एक्स की जगह इंट आ सकता है, एक्स की जगह फ्लोट आ सकता है, एक्स की जगह स्ट्रिंग आ सकता है, एक्स की जगह कैर आ सकता है। एक्स वाला जो पैरामीटर था, अभी तक मैं जितने भी आपको टेम्पलेट्स के प्रोग्राम करवाए, मैंने आपको डेटा टाइप वाले पैरामीटर के साथ करवाए, मतलब कि एक्स की जगह कोई भी डेटा टाइप आ जाए। बट
टेम्पलेट, अब जो टॉपिक है वो कहता है कि टेम्पलेट में डेटा टाइप वाले पैरामीटर्स तो आते हैं जो डेटा टाइप से रिप्लेस हो जाते हैं, एक्स, इंटीजर से, फ्लोट से, कैश से, बट नॉन डेटा टाइप वाले पैरामीटर्स भी आ सकते हैं। नॉन डेटा टाइप वाले मतलब जैसे मैंने इंट साइज एक आर्ग्यूमेंट लिया, ठीक है, अब इसमें तो पहले ही मैंने डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दी कि इंट क्या आएगी, तो ऐसे पैरामीटर्स वैल्यू से सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, बट डेटा टाइप नहीं चेंज हो सकती। एक्स में तो हमेशा डेटा टाइप चेंज हो सकती है, इंट, फ्लोट, कैर, एनीथिंग, बट साइज वाला जब इंटीजर मैंने खुद ही दे दिया, तो इसको रिप्लेस करते समय आप जितनी बार भी कॉल करोगे वैल्यू चेंज कर सकते हो, बट डेटा टाइप नहीं चेंज कर सकते। दिस इज कॉल्ड नॉन टाइप पैरामीटर्स। आप मतलब टेम्पलेट में के लिए डेटा टाइप वाले पैरामीटर नहीं दे सकते, सब दूसरे भी दे सकते हो। तो पहले डेटा टाइप वाले तो दे ही सकते हो, एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी डेटा टाइप, बट आप दूसरे पैरामीटर्स भी दे सकते हो जो कि डेटा टाइप से रिप्लेस नहीं होंगे, क्योंकि उसके डेटा टाइप आपने खुद ही दे दी। क्लियर? तो मैंने एक ऐसा पैरामीटर दे दिया इंट साइज, मैंने इसको डिस्प्ले भी करवाऊंगी, सी आउट साइजेस। क्लियर? अब क्या होगा, जब आपने मेन में ये फंक्शन कॉल किया शो 1020, क्लियर, अब जो आपका टेम्पलेट, जब आप शो फंक्शन कॉल करोगे 1020, तो अगर आपके 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 फंक्शन में, अब आप देखो इसको चला के ये चल रहा है, नो, क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि पहले तो चल रहा था प्रोग्राम, बट अब जब मैंने नया आर्गुमेंट दिया अब नहीं चल रहा। रीजन, अब आपको जब भी कोई शो फंक्शन कॉल करना है, तो शो फंक्शन के अंदर एक ऐसा आर्गुमेंट है जिसमें इंटीजर टाइप जा रही है, आपको वो भी देना पड़ेगा साथ में। क्लियर? शो फंक्शन लेता तो 2 आर्गुमेंट्स है जो कि डेटा टाइप से रिप्लेस होंगे, बट मैंने उसके आगे एक लाइन लिखी है टेम्पलेट, और जिसके अंदर एक और पैरामीटर स्पेसिफाई किया है, दैट इज इंटीजर साइज। तो जब भी शो कॉल करना है, मुझे ओनली ये 2 पैरामीटर्स नहीं पास करने, मुझे उसका साइज भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ऐसा पैरामीटर पास कर दिया है जो डेटा टाइप से रिप्लेस नहीं होगा, जिसका वैल्यू, जिसकी डेटा टाइप फिक्स है कि वो इंटीजर ही होगी, बट मुझे उसकी वैल्यू हमेशा पास करनी पड़ेगी जब भी मैं शो फंक्शन को कॉल करूंगी। अब कैसे पास करनी है वैल्यू, शो फंक्शन कैसे कॉल होगा, फंक्शन कैसे कॉल होता है, फंक्शन नेम, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, हाँ इस फंक्शन में 2 ही आर्गुमेंट्स है, आपने 10 और 20 दे दिया, और 10 और 20 जब कॉल होगा एक्स इज रिप्लेस्ड बाय डेटा टाइप इंटीजर, बट एक आर्गुमेंट और भी तो है जो जिसकी डेटा टाइप इंट है, बट उसकी वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी। उसकी वैल्यू देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन जब ये जो ब्रैकेट है उसके पहले आपको डालनी पड़ेगी एंगुलर ब्रैकेट्स, जो फंक्शन की ब्रैकेट है उसके आगे लिखना पड़ेगा एंगुलर ब्रैकेट्स, और जो टेम्पलेट की फॉर्म है, टेम्पलेट की फॉर्म क्या है ये, उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आप जो वैल्यूज देने जा रहे हो फंक्शन के अंदर, पहला आर्गुमेंट उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, दूसरा आर्गुमेंट क्या लेता है ये, आपका टेम्पलेट क्या लेता है, पहला डेटा टाइप वाला आर्गुमेंट, दूसरा उसका साइज। तो आप सपोज साइज कुछ भी देना चाहते हो, आप वो इंटीजर वैल्यू ही होनी चाहिए, सपोज आप देना चाहते हो 40। तो जब आपको, अगर आपके प्रोग्राम में एक एस टेम्पलेट बना हुआ है जो कि नॉन टाइप पैरामीटर भी लेता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी फंक्शन कॉल करना है जस्ट राइट एंगुलर ब्रैकेट, और एंगुलर ब्रैकेट्स में टेम्पलेट की फॉर्म क्या होती है, पहला डेटा टाइप, दूसरा इंटीजर वैल्यू ऑफ साइज, आप दोनों वैल्यूज पास करोगे। डेटा टाइप क्या है जो आप देने जा रहे हो, इंटीजर, और साइज की वैल्यू क्या है, आप कुछ भी दे दो, मेरा नंबर मैंने 40 दे दिया जो कि इंटीजर होनी चाहिए। अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ तो क्या होगा, शो फंक्शन कॉल होगा, और टेम्पलेट क्या है कि टेम्पलेट विल बी, आपने शो फंक्शन कॉल किया और आपने बता दिया कि जो आपका टेम्पलेट है वो चेंज हो जाए इंटीजर के लिए, और साइज की वैल्यू आपने दे दी 40, तो शो फंक्शन कॉल हुआ, उसका टेम्पलेट सारा एक्स इंटीजर हो गया, और आपने साइज की वैल्यू दे दी 40, और ए और बी में पास कर दिया 10 एंड 20, और ये फंक्शन चला और प्रिंट हो गया टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 40 और 20, और साइज की वैल्यू आपने क्या दी है 40। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखो, टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड 10, टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 और साइज इज 40। क्लियर? सिमिलरली अगर आपको फिर फंक्शन कॉल करना है शो विद वैल्यू डबल 12.3 45.6, अब शो फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स तो लेता है और एक्स विल बी चेंज बाय डबल, ओके नो इश्यूज, बट शो फंक्शन
एक टेम्पलेट है जिसके अंदर एक इंटीजर आर्गुमेंट भी तो जा रहा है, तो क्या है साइज, आपको वो भी तो देना पड़ेगा। तो क्या करना है, फंक्शन जब कॉल हो रहा है उसके आगे एंगुलर ब्रैकेट्स, और एंगुलर ब्रैकेट्स में बता दो, एंगुलर ब्रैकेट्स में हमेशा टेम्पलेट का फॉर्मेट वो क्या है, डेटा टाइप, साइज की वैल्यू जो कि इंटीजर है। तो आप दे सकते हो डेटा टाइप क्या है, आप देना चाहते हो डबल, साइज की वैल्यू आप देना चाहते हो 450। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा आपका डबल मतलब, डबल क्या कहेगा कि आप इस वॉइड शो को डबल से कन्वर्ट कर दो, एक्स की जगह डबल आ जाएगा, साइज की वैल्यू आपने 50 दे दी, और ए और बी की वैल्यू डबल क्या दी है 12.3 45.6। जब ये फंक्शन कॉल होगा प्रिंट होकर आएगा टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड, ए की वैल्यू 12.3, बी की वैल्यू 45.6, साइज इज 50। अब चला के देखते हैं इसको। यस, टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड, जो ए की वैल्यू 12.3, बी की वैल्यू 45.6 एंड साइज इज 50। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप पैरामीटर फंक्शन टेम्पलेट जब अभी तक जितने कहे थे आपने सिर्फ पैरामीटर वाला आर्गुमेंट पास किया था, जो कि रिप्लेस हो जाएगा किसी डेटा टाइप से, चाहे इंट से हो, चाहे फ्लोट से हो, चाहे कैर से हो, आप जो मर्जी डेटा टाइप से कर सकते हो। अब मैंने जो साथ में आर्गुमेंट पास किया है वो डेटा टाइप से रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि उसकी डेटा टाइप तो मैंने खुद ही दे दी, दैट इज इंटीजर, but that will be replaced by values, not with data types, but this argument will be replaced by value। तो हमेशा जब भी आप कॉल करोगे शो को, आपको खुद साइज आप वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हो। जैसे मैंने इंटीजर्स पास किया तो मैंने 40 से रिप्लेस किया साइज को, तो मैंने डबल पास किया मैंने 50 से किया। सपोज मुझे स्ट्रिंग कॉल करना है तो मैं इसके आगे भी एंगुलर ब्रैकेट्स डालूंगी। तो पहले मैं डेटा टाइप स्ट्रिंग, फिर साइज सपोज मैं दे रही हूँ 23, अब मैं कॉल करूंगी टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड, पहली वैल्यू है कि हेलो, बी की थापर, साइज इज 23। तो आप एक ऐसा आर्गुमेंट दे रहे हो साथ में जो कि डेटा टाइप से रिप्लेस नहीं होगा, जैसे एक्स है डेटा टाइप से रिप्लेस हो रहा है, वो नॉन टाइप वैल्यू मतलब कि किसी वैल्यू से रिप्लेस होगा, रेदर की डेटा टाइप से हो, जैसे एक्स इज रिप्लेस्ड बाय इंट फ्लोर कैर, दिस पैरामीटर इज रिप्लेस्ड बाय वैल्यूज और दैट ऑफ टाइप इंटीजर। वो सिर्फ 40 दे दिया, 50 दे दिया, 23 दे दिया। यहाँ पे जरूरी नहीं आप इंटीजर ही पास करो, आप कोई भी टाइप का आर्गुमेंट पास कर सकते हो, बट जब भी चेंज होगा डेटा टाइप नहीं चेंज होगी, डेटा टाइप इंटीजर फ्लोट कैर जो भी आप दोगे वो ही रहेगी, just it is this parameter is placed by value, but this parameter is placed by data types. This is the difference. Non-type means your parameter is placed by values instead of data types. So like template में तो क्या होता है कि this parameter is placed by data types, but अब this अगर non-type दोगे तो this parameter is placed by values. अब size की value कभी 40 दे रहे हो, कभी 50 दे रहे हो, कभी 23 दे रहे हो, this argument is placed by data types. Clear? Next जो topic है that is class templates. क्लास टेम्पलेट्स मैंने अभी बताया था आपको, पिछली बार बताया था कि टेम्पलेट की हेल्प से आप जनरल फंक्शंस भी बना सकते हो, जनरल क्लास भी बना सकते हो। जनरल इन दी सेंस मेरा मीनिंग क्या है जनरल बोलने का, कि स्पेसिफिक किसी डेटा टाइप के लिए नहीं बनाना, जस्ट आपको जनरल बनाना है, कोई भी डेटा टाइप के लिए चले। ठीक है, जैसे मैंने फंक्शन बनवाए थे आपको लास्ट क्लास में, जनरल बनवाए थे जो कि किसी भी डेटा टाइप के लिए चलेंगे, किसी स्पेशल डेटा टाइप के लिए नहीं बनाए थे। लाइक अभी भी हमने एक शो फंक्शन बनाया था, वो मैंने किसी डेटा टाइप के लिए नहीं बनाया, मैंने जनरल बनाया है, तो एक्स में कोई भी डेटा टाइप आ सकती है, फ्लोट कैर एनीथिंग। तो दिस इज फंक्शन टेम्पलेट। अब जो आज वाला टॉपिक है उसमें मैं क्लास टेम्पलेट बनवा रही हूँ। क्लास टेम्पलेट का मतलब मुझे जनरल क्लास बनानी है, इसके अंदर जो डेटा टाइप्स है वो कोई इंट फ्लोट कैर के लिए नहीं होगी, क्लास जनरल होगी, कोई भी डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बन सकता है, एनी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। दिस इज क्लास टेम्पलेट। जैसे फंक्शन टेम्पलेट में कोई भी डेटा टाइप आ सकती है इस फंक्शन में, ये कोई इंट फ्लोट कैर के लिए फंक्शन नहीं है, एक जनरल फंक्शन है। x is a placeholder, x can take any data type depending upon the compiler। जब कंपाइलर इंटीजर देगा x में इंटीजर आ जाएगा, कंपाइलर स्ट्रिंग देगा तो x में स्ट्रिंग आ जाएगा। सिमिलरली मैं अभी क्लास बना रही हूँ जो कि जनरल होगी, किसी इंट फ्लोट कैर के लिए नहीं होगी, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना सकते हो इंट फ्लोट कैर स्ट्रिंग। ठीक है, तो हैश इंक्लूड using namespace std, सपोज एक क्लास टेस्ट है। मैं अभी टेम्पलेट नहीं मतलब सिंपल बता रही हूँ। इस क्लास के अंदर एक आर्ग्यूमेंट है इंट ए, क्लास, आपको क्लास तो अभी तक बहुत पता होगा, इतना कर लिया ऊप्स का,
क्लास नेम टेस्ट, इसके अंदर प्राइवेट में 2 इंटीजर वेरिएबल्स a एंड b, पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। उसका नाम हमेशा कंस्ट्रक्टर पब्लिक सेक्शन में होता है, उसका नाम सेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ, जो भी x की वैल्यू होगी दैट विल बी असाइंड टू a, जो भी y की वैल्यू होगी दैट विल बी असाइंड टू b। एक फंक्शन बना रही हूँ void show, जो कि a और b की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। एक क्लास बनाई है जिसका नाम है टेस्ट, जिसके अंदर 2 प्राइवेट इंटीजर वेरिएबल्स हैं। पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का नाम ऑलवेज दैट ऑफ क्लास नेम। 2 आर्गुमेंट्स लेगा x और y, x की वैल्यू a में डाल देगा, y की वैल्यू b में डाल देगा। एक शो फंक्शन है जो कि a और b की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएगा। और क्लास पर मेन में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का टेस्ट t1। जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी क्लास का तो उसको अपने डेटा मेंबर्स a और b के लिए स्पेस मिलेगा। और बट अगर आपकी क्लास में कंस्ट्रक्टर है तो जब भी ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल करता होता है और उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में वैल्यूज होती है। ये चीज आपको पता है। अगर आपकी क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है और उसमें वैल्यूज होती हैं। अब आपकी क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाते समय हमेशा वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तो मैंने सपोज t1 बनाते हुए वैल्यूज दी 20, 40। तो जब भी इसका मतलब क्या है, टेस्ट t1 मतलब का मतलब अब जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा इट विल गेट स्पेस फॉर a एंड b। अगर आपकी क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो मुझे खुद वैल्यूज देनी पड़ेंगी, तो मैंने वैल्यूज दे दी 20 एंड 40। 20 will go to x, 40 will go to y, 20 will assign to t1's a, 40 will assign to t1's b। यही होगा। सिमिलरली फिर मैंने t1 डॉट शो कॉल किया। t1 डॉट शो जब चलेगा तो ये शो फंक्शन क्या करेगा, t1 ऑब्जेक्ट की और b वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। वो क्या है 20 एंड 40। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यस 20 एंड 40 क्लियर। अब देखो ये तो अब ये जो क्लास है उसके अंदर डेटा मेंबर्स क्या है, इंटीजर। क्लियर, वो इंटीजर का एक कंस्ट्रक्टर है ना। अगर मुझे क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना हो विद वैल्यूज कैरेक्टर्स a m, मुझे अब एक ऑब्जेक्ट बनाना हो t3 डबल वैल्यूज का, तो क्या करना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट बनाना हो सपोज टेस्ट t4, इसके अंदर मुझे वैल्यूज देनी है स्ट्रिंग। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीपल क्लासेस चाहिए होंगी। एक तो जैसे मैंने ये क्लास बनाई जिसके अंदर इंटीजर आर्गुमेंट्स जा रहे हैं, एक मुझे क्लास बनानी पड़ेगी जिसके अंदर कैरेक्टर्स जाएंगे। मुझे इस क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा कैर ए कैर बी, इस कंस्ट्रक्टर में भी लिखना पड़ेगा कैर इंट की जगह कैर एक्स कैर वाई। जब मुझे मैंने डबल वैल्यूज दी तो मुझे इस तरह क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास टेस्ट डबल ए डबल बी, टेस्ट का कंस्ट्रक्टर डबल एक्स डबल वाई। सिमिलरली मुझे स्ट्रिंग के लिए तो मुझे इतनी क्लासेस बनाने की बजाय, क्योंकि अब तो ये चलेंगे नहीं, अब मैं इसको चला के देखती हूँ, अब तो ये चलेगा नहीं ना क्योंकि कैरेक्टर्स हैं, डबल है, स्ट्रिंग है। बट आपका जो क्लास है उसमें सिर्फ इंटीजर्स ही चल आ रहा है, उसके अंदर इंटीजर डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप्स के लिए तो नहीं चलेगा, कैरेक्टर के लिए नहीं चलेगा, डबल के लिए नहीं चलेगा, स्ट्रिंग के लिए नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल क्लासेस लिखने की बजाय एक जेनरिक क्लास बनानी पड़ेगी जो कि सिर्फ इंटीजर के लिए ना हो, जर्नल हो, जो कि सिर्फ इंटीजर के लिए ना हो, कोई भी डेटा टाइप आ सके। तो ही मेरे ये सब चल सकते हैं। जब मुझे देखना हो कि ये ऑब्जेक्ट बना है तो मैं क्या लिखूंगी, t2 डॉट शो t3 डॉट शो t4 डॉट शो। तो
अभी तो मेरी क्लास सिर्फ इंटीजर के लिए है, बट मुझे एक जनरल क्लास बनानी है जो कि मेरी हर डेटा टाइप के लिए चले। तो जनरल क्लास कैसे बनाते हैं, जनरल फंक्शन कैसे बनाते थे, आप लिखते थे फंक्शन के ऊपर कीवर्ड टेम्पलेट, उसके बाद आर्ग्यूमेंट में क्लास और प्लेस होल्डर का नाम। आप टी कुछ भी दे सकते हो, मैं भी दे रही हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हो। इस प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है कि इस लाइन का मतलब क्या होता है, इसके आगे आपकी कुछ ऐसी जेनरिक चीज आ रही है, वेदर इट माइट बी अ फंक्शन, वेदर इट माइट बी अ क्लास, कि आपकी इस लाइन के आगे कुछ जनरल चीज आ रही है जिसके अंदर एक प्लेस होल्डर है, उस वो प्लेस होल्डर किसी भी टाइप से प्लेस हो सकता है। मैंने आपको बताया था जब भी आप फंक्शन बनाना है या जनरल क्लास बनानी है तो ये लाइन इंक्लूड कीजिए, टेम्पलेट कीवर्ड, क्लास कीवर्ड और उसके बाद प्लेस होल्डर का नाम, और डेटा टाइप जहां जहां डेटा टाइप है आपके प्रोग्राम में उसको प्लेस होल्डर से रिप्लेस कर दो। जहां जहां डेटा टाइप है उसको प्लेस होल्डर से रिप्लेस कर दो। अब इस क्लास में कोई डेटा टाइप दिख रही है आपको? नो, इस क्लास में कोई डेटा टाइप नहीं दिख रही, ना इंट ना फ्लोट ना कैर। इस टारगेट में डेटा टाइप की जगह क्या दिख रहा है आपको? बी। बी इज ए प्लेस होल्डर, और आपने प्लेस होल्डर अपने ऊपर लिख भी दिया है कि टेम्पलेट क्लास बी इज माई प्लेस होल्डर। अब इसका मीनिंग क्या है कि ये क्लास जेनरिक है और इसके अंदर जो डेटा है वो भी जेनरिक है, उसके अंदर आपने बी प्लेस होल्डर लिखा है। और इसका मीनिंग क्या है, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, अगर आप इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनाओगे बी विल बी, दिस क्लास विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीजर। अगर आप डबल का ऑब्जेक्ट बनाओगे दिस क्लास विल बी रिप्लेस्ड बाय डबल। अगर आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाओगे दिस क्लास विल बी रिप्लेस्ड बाय स्ट्रिंग। अगर आप कैर का ऑब्जेक्ट बनाओगे दिस क्लास विल बी रिप्लेस्ड बाय कैर। तो किसी भी डेटा टाइप के लिए चलेगा, आपको क्लास स्पेशली अलग अलग क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं है। एक इंट ए बी और कंस्ट्रक्टर में इंट पास करो, एक डबल के लिए कंस्ट्रक्टर में डबल पास करो, एक स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग डिक्लेयर करो पास करो। आप एक जेनरिक बनाओ, उसके ऊपर लिख दो कि मैं एक जेनरिक, जो भी आगे चीज बनाऊंगा वो जेनरिक है, उसके अंदर बी मैंने डिफाइन किया और बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी डेटा टाइप। तो अब इस बट अब आप इसको चला के देखो, ये चलेगा? अभी भी इसमें एक दिक्कत है, नहीं। क्यों नहीं चलेगा? देखो, अब तो चलना चाहिए था। अब आपने जेनरिक क्लास बना ली, आपने कोई डेटा टाइप नहीं इसमें स्पेसिफाई की, आप चाहे इंटीजर पास करो, चाहे कैर पास करो, चाहे स्ट्रिंग पास करो, ये चलना चाहिए था। बट इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, अब तो चलना चाहिए था ना, आपने जेनरिक बनाई है क्लास, कोई डेटा टाइप नहीं लिखी। जैसे फंक्शन टेम्पलेट बनता है ऐसे में सेम प्रोसीजर से क्लास टेम्पलेट बनता है। जहां जहां फंक्शन में मैंने आपको बताया था, जहां जहां फंक्शन होगा, जहां जहां फंक्शन में इंट यूज हो रहा था, यू हैव रिप्लेस्ड विद दिस प्लेस होल्डर। आप प्लेस होल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हो। जहां जहां फंक्शन में डेटा टाइप यूज हो रही थी आपने प्लेस होल्डर से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली क्लास में भी जहां जहां डेटा टाइप यूज हो रही थी आपने प्लेस होल्डर से रिप्लेस कर दिया, प्लेस होल्डर ऊपर डिफाइन कर दिया। मल्टीपल प्लेस होल्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब तो आपको जब ऑब्जेक्ट बनाया, चाहे आप इंटीजर का बनाओ, चाहे कैर का, चाहे स्ट्रिंग का, चाहे डबल का, आपको चलना चाहिए था। बट एक चीज याद रखना, जब क्लास टेम्पलेट होता है और जब ऑब्जेक्ट बनता है तो एक चीज याद रखना, आपने क्या करना है उसका, आपको जब भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उस ऑब्जेक्ट से पहले लिख देना कि पूरी क्लास को किस में कन्वर्ट करना है। अब ऑब्जेक्ट बनाते समय क्या वैल्यू दे रहे हो? इंटीजर। तो आप यहाँ पे लिख देना कि मुझे पूरी क्लास को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। एंगुलर ब्रैकेट में जस्ट पास वन आर्ग्यूमेंट और टेम्पलेट वाला आर्ग्यूमेंट। टेम्पलेट वाला आर्ग्यूमेंट की मतलब डेटा टाइपलेट में एक ही आर्ग्यूमेंट है, जैसे मैंने अभी आपको नॉन टाइप का बताया कि इस टेम्पलेट में 2 आर्ग्यूमेंट्स थे, एक डेटा टाइप एक साइज। तो आप 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे थे, डेटा टाइप और साइज। अभी आपका सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है, दैट इज डेटा टाइप। तो ऑब्जेक्ट बनाते समय हमेशा बताना कि आपका ऑब्जेक्ट पूरी क्लास किस में कन्वर्ट हो। जैसे आप इंटीजर पास कर रहे हो तो पूरी क्लास किस में कन्वर्ट होगी? इंट में। मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, सिर्फ वन बाय वन हम सब कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। इससे क्या होगा, जब आपने T1 ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको अपनी मेमोरी डेटा मेंबर्स के लिए A और B के लिए मेमोरी में एलोकेट होगी, ठीक है। और B आपने डेटा टाइप लिखी हुई है B, और वो रिप्लेस हो जाएगी। आपने डेटा टाइप बनाते समय ऑब्जेक्ट को क्या बताया कि मेरी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो आपकी पूरी क्लास इंट में कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी क्लास अंदर कंपाइलर ऐसे बनाया बैठा होगा, क्लास टेस्ट इंट A इंट B टेस्ट इंट X इंट Y, और आपकी वैल्यूज असाइन हो जाएंगी जो भी आपने पास की 2040 डिस्प्ले हो जाएंगी T1 डॉट शो जब आप कॉल करोगे। तो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। यस 20 एंड 40। बस ये याद रखना,
जब भी ऑब्जेक्ट बनाना है जस्ट उसके पहले बता देना कि पूरी क्लास को किस में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली जब मैंने T2 ऑब्जेक्ट बनाया, मुझे पूरी क्लास को कन्वर्ट करना है कैर में, तो मैं T2 के पहले लिख दूंगी एंगुलर ब्रैकेट्स में कैर। जब मैंने T2 बनाते हुए मैंने आगे लिख दिया कैर, तो जब T2 ऑब्जेक्ट में लिंक बनेगा उसको डेटा मेंबर्स A और B की लिस्ट मेमोरी मिलेगी और पूरी क्लास विल बी कन्वर्ट टू कैर क्लास टेस्ट कैर A कैर B। कंस्ट्रक्टर में टेस्ट कैर X कैर Y और X और Y की वैल्यू A B असाइन हो जाएगी। फिर मैंने T2 डॉट शो किया तो इसने A और M की वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। लेट्स एग्जीक्यूट। यस, A और M की वैल्यू डिस्प्ले हो गई। सिमिलरली जब मुझे फ्लोट पास करना है, सिमिलरली मुझे ऑब्जेक्ट बनाते समय पहले जस्ट बताना है कि मुझे किस डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है पूरी क्लास को, डबल में। जब मैंने स्ट्रिंग देना है तो मुझे स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाते समय मुझे डेटा टाइप किसमें कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में। अब इसको चला के देखते हैं। पहले ऑब्जेक्ट बनाया इंटीजर का। अब देखो एक ही क्लास में कोई डेटा टाइप नहीं है, क्लास जेनरिक बन गई, कोई डेटा टाइप के लिए क्लास नहीं है, ना इंट के लिए, ना फ्लोट के लिए, ना कैर के लिए। और बट देखो जब जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना लो, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया T1 वो इंटीजर टाइप का, एक ऑब्जेक्ट बनाया T2 वो कैर टाइप का, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया T3 वो डबल टाइप का, एक ऑब्जेक्ट बनाया T4 वो स्ट्रिंग टाइप का। आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, एनी डेटा टाइप, आपको मल्टीपल क्लासेस लिखने की जरूरत नहीं है। आपने एक जेनरिक क्लास बनाई है और जेनरिक क्लास मतलब वो हर डेटा टाइप के लिए चलेगी। जस्ट आपने उसके ऊपर लिख दिया टेम्पलेट कीवर्ड क्लास कीवर्ड और उस प्लेस होल्डर जनरल डेटा टाइप का नाम, प्लेस होल्डर का नाम वो की क्या है बी, और वो उस डेटा टाइप से रिप्लेस हो जाएगा जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। जो भी आपने ऑब्जेक्ट में आर्गुमेंट्स पास किए होंगे आप जस्ट उसके आगे स्पेसिफाई कर देना। अगर आपने इंटीजर्स पास किए हैं तो आपकी पूरी क्लास इंट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपने कैरेक्टर्स पास किए हैं ऑब्जेक्ट बनाते समय पूरी क्लास कैर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हमने वो पास किया है डबल पास किया है तो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, आपने स्ट्रिंग पास किया है तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। फंक्शनल टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट इस अब इसका एग्जीक्यूट का प्रोग्राम आउटपुट देखिए। जब इंटीजर ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ वैल्यू साइन हुई, आपने T1 डॉट शो किया, जब कैर पास किया, जब डबल पास किया, जब स्ट्रिंग पास किया। क्लियर? जस्ट एक चीज फंक्शन और क्लास टेम्पलेट में कोई डिफरेंस नहीं है। आप नॉर्मली अपना जैसे फंक्शन लिखते हैं नॉर्मली फंक्शन लिखिए, जैसे आपको नॉर्मल फंक्शन लिखना आता है नॉर्मली लिखिए। जस्ट आपको उस मल्टीपल फंक्शन लिखने की बजाय, मल्टीपल डेटा टाइप्स के चलाने की बजाय जस्ट ऊपर लिख देना टेम्पलेट क्लास प्लेस होल्डर का नाम, और जहां जहां आपकी डेटा टाइप है जस्ट रिप्लेस विद द प्लेस होल्डर। इसका मतलब है इस प्लेस होल्डर की जगह कोई भी डेटा टाइप आ सकती है, नॉट ओनली इंट, एनी फॉरवर्ड क्या एनी डेटा टाइप क्या। और क्लास के में भी यही करना है। अपनी क्लास बनाओ नॉर्मल एक डेटा टाइप के लिए, बट आपको एक डेटा टाइप के लिए नहीं चाहिए तो मल्टीपल के लिए चाहिए। जस्ट ऊपर लिख दो टेम्पलेट क्लास प्लेस होल्डर का नाम, जहां जहां आपकी डेटा टाइप है क्लास में रिप्लेस विद दैट प्लेस होल्डर। अब इसका मतलब है ये जनरल डेटा टाइप है बी, ना इंट है, ना फ्लोट है, ना कैर है। इस डेटा टाइप में इस प्लेस होल्डर में कोई भी डेटा टाइप आ सकती है, और ऑब्जेक्ट बनाते समय जस्ट बता देना कि वो कौन सी डेटा टाइप हो। क्लियर? एक प्रोग्राम आपके स्लाइड्स में है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, सेम ही प्रोग्राम है, जस्ट यहाँ पे एक फंक्शन और डाला हुआ है। इसी प्रोग्राम में ही मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ। एक फंक्शन यहाँ पे और है जिसकी रिटर्न टाइप भी क्या है, जो भी यूजर पास करेगा आर्गुमेंट वही रिटर्न टाइप भी इसकी जनरली है। उन्होंने फंक्शन बनाया डिवाइड बाय 2। इसी में ही आपकी स्लाइड्स में एक प्रोग्राम दिया हुआ मैं उसको बता रही हूँ। यही जो प्रोग्राम मैंने अभी करवाया उसके अंदर वही डेटा मेंबर्स हैं बी डेटा टाइप के, ना इंट फ्लोट कैर के नहीं है, जनरल डेटा टाइप बी के ही हैं। एक कंस्ट्रक्टर है, एक शो फंक्शन है, एक और फंक्शन है डिवाइड बाय 2, जो कि आप जो भी आर्गुमेंट दोगे इसको डिवाइड बाय आपके आप जो भी डेटा टाइप का आर्गुमेंट दोगे उसके फर्स्ट एलिमेंट को, जो कि स्लाइड में है प्रोग्राम थोड़ा वो चेंज है, मैं आपको उसको बताती हूँ करके। इसी में नहीं चेंज, स्लाइड वाला ही करवाती हूँ जो एग्जैक्ट है, ताकि जब आप स्लाइड रिवाइज करो आपको समझ आ जाए। हम नया प्रोग्राम भी बनाते हैं, थोड़ा सा यहीं से ले लेते हैं इसको। क्लास टेस्ट, इसमें एक डेटा मेंबर था ए जो आपकी स्लाइड्स में है। पब्लिक में मैंने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें 2 डेटा मेंबर से,
अब मैं जो करवा रही हूँ उसमें 1 डेटा मेंबर है, इसमें 2 डेटा मेंबर से इसमें 1 डेटा मेंबर जो कि स्लाइड्स वाला है। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर इंट के लिए नहीं बना रही, फ्लोट के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं एक जनरल डेटा टाइप बी के लिए बना रही हूँ, ठीक है। और बी कैन बी रिप्लेस बाय एनी डेटा टाइप, अगर फ्लोट दूं, कैर दूं, स्ट्रिंग दूं, एनीथिंग। एक्स की वैल्यू ए को असाइन हो जाएगी। इसके अंदर एक और फंक्शन है वर्ड शो, जो कि इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा। लास्ट वाला प्रोग्राम सेम ही है ये। एक इसके अंदर और फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप भी वही है जो आपका फंक्शन, जो आर्ग्यूमेंट अपने पास के जनरल रिटर्न टाइप है इसकी, डिवाइड बाय 2। जो भी आप आर्ग्यूमेंट दोगे इसको डिवाइड बाय 2 करेगा। आर्गुमेंट का नाम क्या है, ए। आपका स्लाइड वाला फंक्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। आपकी स्लाइड वाला जो प्रोग्राम है, इन्होंने बी की जगह टी लिया हुआ है, ठीक है। क्लास वन, एक क्लास है जिसके अंदर जनरल क्लास है, कोई इंटीजर फ्लोट कैर के लिए जनरल क्लास है, और उसमें प्लेस होल्डर है जिसका नाम है बी, और इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी डेटा टाइप। एक कंस्ट्रक्टर है, एलिमेंट को सेट करने के लिए जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो ए में असाइन हो जाएगी। एक वॉइड शो फंक्शन है। एक फंक्शन है डिवाइड बाय 2 जिसकी रिटर्न टाइप भी जनरल है, ना कि इंट फ्लोट कैर नहीं है। जो भी डेटा टाइप कॉल करोगे वो ही रिटर्न टाइप होगी। तो मेन में ऑब्जेक्ट बनाते समय कैसे बनाते हो, जैसे मैंने इंटीजर के लिए बनाना है टेस्ट t1 विद वैल्यू सपोज 10। फिर अगर आपको चलाना है तो कैसे देखना होगा, वैल्यू t1 डॉट शो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अगर आपकी क्लास में टेम्पलेट है तो आपको ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपको पूरी क्लास में किसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने दे दिया इंटीजर। तो अब क्या होगा, जब t1 ऑब्जेक्ट बनेगा उसको अपने डेटा मेंबर ए के लिए स्पेस मिलेगा और पूरी क्लास कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में, और आपने वैल्यू 10 पास की है, 10 विल बी असाइंड टू t1 ए। क्लियर। अभी मैंने लास्ट प्रोग्राम करवाया आपको, पर उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स है, इसमें सिंगल है। यहाँ पे मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे, रेस्ट ऑल इज सेम। यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, यहाँ सिंगल है। क्लियर। तो फिर मैंने t1 डॉट शो किया तो शो फंक्शन आपका डिस्प्ले करवाएगा उसकी वैल्यू, और आपका आंसर आ गया 10। अब मैं कॉल कर रही हूँ फंक्शन, एक फंक्शन और है इस क्लास में, डिवाइड बाय 2। इसकी रिटर्न टाइप भी क्या है, जर्नल। तो अब मैंने किस कॉल किया फंक्शन t1 डॉट डिवाइड बाय 2। t1 ने शो कॉल किया था पहले, अब t1 ने कौन सा फंक्शन कॉल किया है, डिवाइड बाय 2। तो t1 किस डेटा टाइप का है, पूरी क्लास अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है, जब आपने t1 ऑब्जेक्ट बनाया था। जब आपने t1 ऑब्जेक्ट बनाया था तो पूरी क्लास कन्वर्ट हो गई थी इंट में। तो मीनिंग अब यहाँ पे b की जगह क्या आ रहा है, आपका इंट। जब आपने t1 ऑब्जेक्ट बनाया था तो आपने ऑब्जेक्ट बनाते समय इंट लिख दिया था ना, आगे ऑब्जेक्ट बनाते समय आपने इंट लिख दिया था, तो पूरी क्लास कन्वर्ट हो गई थी इंट में। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इंट। यहाँ पे भी क्या हो गया, इंट। और यहाँ पे भी क्या हो गया, इंट। तो जब t1 ने डिवाइड बाय 2 बुलाया तो रिटर्न a बाय 2, a की वैल्यू क्या है 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, और 5 रिटर्न कर सकते हैं, 5 इज अ इंटीजर, और आपकी रिटर्न टाइप भी क्या है, b, b इज अब क्या है, इंटीजर। अब इसको चला के देखते हैं, सी आउट b डिवाइड बाय 2, अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5। यस, 5। क्लियर। एक और ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं, टेस्ट t2, सपोज मैं इसको डबल वैल्यू देना चाहती हूँ 20.4। जब भी ऑब्जेक्ट बनाना है जस्ट राइट फ्रंट डेटा टाइप। इसका मीनिंग क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा t2 उसको डेटा मेंबर ए के लिए स्पेस मिलेगा और पूरी क्लास कन्वर्ट हो जाएगी डबल में। अब इस b की जगह क्या होगा, डबल ए, डबल एक्स और डबल डिवाइड बाय 2। तो उसके बाद अगर मुझे t2 डॉट शो देखना है तो मेरा आंसर क्या आएगा,
क्या आया 20.4, 20.4 ही दिया। यस, यहाँ पे एंटर डालना भूल गई थी, आपको आउटपुट दिख नहीं रहा होगा। तो आपकी वैल्यू क्या है 20.4। टी डॉट जब शो करेंगे तो पूरी क्लास डबल में कन्वर्ट हो जाएगी और आउटपुट क्या आएगा 20.4। ये पिछले आउटपुट आ रहे हैं उसके। t1 डॉट शो t1 डॉट डिवाइड बाय 2 20.4। क्लियर, 20.4 ही दिया। अब t2 के लिए मैंने कॉल किया फंक्शन डिवाइड बाय 2। अब क्या आउटपुट आना चाहिए, t2 ने डिवाइड बाय 2 कॉल किया, डिवाइड बाय 2 फंक्शन कॉल हुआ, t2 की वैल्यू 20.4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10.3, दैट इज अ डबल वैल्यू। एंड इसकी अभी b आपका क्या है डबल, तो आपका आउटपुट डबल डिस्प्ले हो जाएगा जब आप t2 डॉट डिवाइड बाय 2 लगाओगे। आपका आंसर क्या आ गया 10.2, 20.4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10.2। क्लियर, ये आपका स्लाइड वाला प्रोग्राम है, दैट इज क्लास टेम्पलेट। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है जो मैंने अभी करवाया था उसके केस में, फंक्शन टेम्पलेट विद नॉट ए डेटा टाइप पैरामीटर। सिमिलरली अभी जो आपका टॉपिक है वो मैं आपको करवा रही हूँ क्लास टेम्पलेट विद नॉट ए डेटा टाइप पैरामीटर। इसकी एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ आ चुकी है कि फंक्शन में सिर्फ वो टेम्पलेट पे वो पैरामीटर नहीं जा सकता। देखो ये पैरामीटर क्या होता है जो कि डेटा टाइप से रिप्लेस होता है, जैसे मैंने अभी बताया था एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी डेटा टाइप, है ना। और बट इसके साथ नॉट ए डेटा टाइप पैरामीटर भी जा सकता है, उसको बोलते हैं नॉन टाइप पैरामीटर्स। मतलब जो कि डेटा टाइप से रिप्लेस नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू से रिप्लेस होगा। तो मैंने एक इंट नाम का डेटा टाइप वेरिएबल भेजा था क्योंकि इसकी डेटा टाइप मैंने खुद ही लिख दी इंटीजर है। अब ये डेटा टाइप से कैसे रिप्लेस होगा साइज वेरिएबल, ये जस्ट वैल्यू से रिप्लेस होगा। जब जितने भी फंक्शन शो फंक्शन कॉल किया था इंटीजर्स के साथ, आपने साइज की वैल्यू 40 दी, जब आपने डबल के साथ किया आपने साइज की वैल्यू 50 दी, जब आपने स्ट्रिंग के साथ दिया आपने साइज की वैल्यू 23 दी। एक ऐसा पैरामीटर जो कि डेटा टाइप से रिप्लेस नहीं हो रहा बट रिप्लेस किससे हो रहा है, वैल्यू से। डेटा टाइप वाला पैरामीटर तो आप लिखते हो एक्स अपर बेस हो इंट से फ्लोट से कैट से, बट नॉट ए डेटा टाइप वाला पैरामीटर भी आप साथ में फंक्शन टेम्पलेट के साथ पास कर सकते थे। सिमिलरली आप क्लास केस में भी आप नॉन उसका वाला पास कर सकते हो, नॉन टाइप वाला। तो इसी में भी मैं इसी प्रोग्राम में मैं इंट साइज पास कर रही हूँ। ठीक है, अब बी आपको पता है एक ऐसी क्लास जेनरिक क्लास है कि जिसमें बी इज ऑलवेज स्प्लिट बाय इन डेटा टाइप। जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते समय डेटा टाइप लिखोगे, इंट लिखी डबल लिखी, तो आपकी पूरी क्लास उस डेटा टाइप में रिप्लेस हो जाएगी। जो तो अब बट अब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आपने नॉन डेटा टाइप वाला पैरामीटर पास किया है। नॉन डेटा टाइप वाला ऐसा पैरामीटर जो कि डेटा टाइप से रिप्लेस नहीं होगा बट वैल्यू से होगा। ठीक है, तो अब मैंने जैसे फंक्शन टेम्पलेट में एक ऐसा पैरामीटर पास किया था साइज, और उसको पूरे फंक्शन में कहीं भी मैं डिस्प्ले करवा सकती हूँ। सिमिलरली मैंने अब क्लास में एक ऐसा पैरामीटर साइज पास कर दिया है और अब पूरी क्लास में आप कहीं भी डिस्प्ले करवा सकते हो, चाहे मैं इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर करवा लूं, चाहे मैं उसको शो के अंदर करवा लूं, चाहे मैं इसको डिवाइड बाय 2 के अंदर करवा लूं, मैं उसको कहीं पे भी शो कर सकती हूँ। तो मैंने सपोज कंस्ट्रक्टर के अंदर ही करवाते हैं, आप कहीं पे भी करवा सकते हो, नो मैटर। तो ये आर्गुमेंट अपने आप पास हो जाएगा। ठीक है, तो भैया सपोज कंस्ट्रक्टर आप कहीं पे भी करवा सकते हो पूरी क्लास के अंदर, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर करवाया है। तो जैसे मैंने फंक्शन में बताया था कि ऐसा पैरामीटर जो वैल्यू से रिप्लेस होगा डेटा टाइप से नहीं, क्योंकि डेटा टाइप तो आपने पहले दे दी। सिमिलरली मैं क्लास के अंदर भी एक ऐसा पैरामीटर पास कर सकती हूँ जो कि डेटा टाइप से नहीं रिप्लेस होगा। जैसे बी है डेटा टाइप से रिप्लेस होगा, आप इंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे पूरा क्लास इंट की बन जाएगी, अगर कैर का ऑब्जेक्ट बनाओगे पूरी क्लास कैर की बन जाएगी। बट ये जो ऐसा पैरामीटर है जो कि वैल्यू से रिप्लेस होगा, तो मैंने यहाँ पे एक पास कर दिया। आप इसको डिस्प्ले कहीं भी करा सकते हो पूरी क्लास में, मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर करवा दिया है। बस क्या डिफरेंस है, जैसे फंक्शन टेम्पलेट में ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल करते समय अब एंगुलर ब्रैकेट्स में दो आर्गुमेंट्स पास करते थे ना, एक डेटा टाइप एक दूसरा। अगर टेम्पलेट की फॉर्म में टेम्पलेट की फॉर्म, अगर टेम्पलेट की फॉर्म थी एक डेटा टाइप एक साइज, तो आपने पास किए थे साथ में दोनों आर्गुमेंट्स एंगुलर ब्रैकेट लगा के फंक्शन कॉल करते समय। सिमिलरली यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आप पहले तो एक आर्ग्यूमेंट तो पास कर रहे हो, साथ में दूसरा भी पास कर दो साइज वाला। वो साइज वाला मैंने पास कर दिया। आपको इतना साइज देना चाहते हो, वो 33 इंटीजर वैल्यू देनी है, मैंने सपोज 33 दे दिया। ठीक है, सपोज तो आप इसको चला के देखते हैं।
बाकी अभी स्टेटमेंट्स को कमेंट कर रही हूँ। अभी जस्ट एक स्टेटमेंट चलाते हैं। इसका मीनिंग क्या है, टेस्ट का T1 ऑब्जेक्ट बना, T1 ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको अपने डेटा मेंबर ए के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। और T1 ऑब्जेक्ट बनाते समय अपने दो आर्ग्यूमेंट्स टेम्पलेट वाले पास किए हैं। बी में आपने किया है इंट, इसमें आपने किया 33। बी में इंट किया मतलब पूरी क्लास रिप्लेस हो जाए इंटीजर से, और साइज में आपने किया 33। और जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर अपने कॉल होगा। एक्स में अपने पास किया 10, 10 विल असाइन टू T1 से और साइज प्रिंट हो जाएगा। और आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, साइज कितना है वो 33। मैं देखती हूँ चला के, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर में साइज प्रिंट करवाया है। आपका आउटपुट आ गया साइज इज 33। क्लियर। अब आपको T1 डॉट शो करना है। T1 की वैल्यू क्या है शो में, शो क्या फंक्शन डिस्प्ले करता है, ए की वैल्यू। आपका आउटपुट आ जाएगा 10। क्लियर। आपको एंडल लिखना है तो क्लियरली दिख जाएगा ये आउटपुट। जैसे सेम फंक्शन टेम्पलेट में था वैसे ही क्लास टेम्पलेट में आप आर्गुमेंट पास कर सकते हो, नॉन टाइप वाला, जो कि डेटा टाइप से रिप्लेस नहीं होगा, बट जब जब अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर। बस जस्ट डिफरेंस वही है सेम। जैसे वहां पे फंक्शन कॉल करते समय दो आर्गुमेंट्स पास कर रहे थे ना एंगुलर ब्रैकेट्स में टेम्पलेट वाले, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बनाते समय टेम्पलेट वाले आर्गुमेंट्स पास कर देना। जैसे इंट और 33, इसका मतलब है कि बी की जगह पूरी क्लास इंट में चेंज हो जाए और साइज की जगह 33 आ जाए। और आप ये वाली जो साइज डिस्प्ले करवाना चाहते हो पूरी क्लास में एनीवेयर कहीं भी करवा सकते हो, चाहे कंस्ट्रक्टर में करवाओ, चाहे शो में करवाओ, चाहे डिवाइड बाय टू में करवाओ। सिमिलरली सपोज मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया डबल, अब मुझे फिर साइज पास करना पड़ेगा। तो ये आपका जब भी ये क्लास चलती है ये टेम्पलेट 2 आर्गुमेंट्स लेता है, एक डेटा टाइप वाला जिसमें चेंज करनी क्लास, एक साइज। आप कोई भी साइज दे सकते हो, सपोज दे रहे हो 46, बट इंटीजर आर्गुमेंट ही होना चाहिए। और सॉरी यहाँ पे चेंज कर बैठी, डबल सपोज मैंने दे दिया 46। अब क्या होगा, T2 ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको फिर डेटा मेंबर ए के लिए स्पेस मिलेगा, और डबल और 46 हमने दिया, बी विल पूरी क्लास डबल में चेंज हो जाएगी, साइज 46 आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और प्रिंट एक्स की वैल्यू जो भी आपने दी है, कितनी दी है 20.4, वो असाइन हो जाएगी ए में और साइज प्रिंट होके आ जाएगा। हाँ सॉरी मुझे डिलीट हो गया था मेरे से। यस साइज इज 46। क्लियर। तो एक ऐसा आर्ग्यूमेंट, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा जस्ट दिस आर्ग्यूमेंट इज प्लेस्ड बाय वैल्यू नॉट बाय डेटा टाइप। जब ये वाला आर्ग्यूमेंट ऐसा होता है, आर्ग्यूमेंट मतलब ये जो आप भेजते हो ब्रैकेट में पैरामीटर, ये आर्ग्यूमेंट हमेशा डेटा टाइप से रिप्लेस होगा। जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा फ्लोट इंट कैर आप लिखोगे, ये आर्ग्यूमेंट हमेशा वैल्यू से रिप्लेस होगा। दिस इज कॉल्ड नॉट टाइप नॉन टाइप पैरामीटर, नॉट ए डेटा टाइप से रिप्लेस होने वाले पैरामीटर जो कि वैल्यू से रिप्लेस होंगे। जैसे देखो ये वैल्यू से रिप्लेस हो रहा है। क्लियर। तो दिस इज ऑल। एक चीज और, जब क्लास टेम्पलेट बनाते हो तो आपको एक चीज पता है, क्लास में आप क्लास में फंक्शन बाहर डिफाइन कैसे करते हो। अगर कोई क्लास का फंक्शन बाहर डिफाइन करना हो तो कैसे करते हो। सपोज मुझे वर्ड शो को अंदर डिफाइन नहीं करना, क्लास के बाहर करना है, तो कैसे करते हो। पहले फंक्शन की डिक्लेरेशन अंदर करते हो, डिक्लेरेशन तो अंदर करते हो, बट फंक्शन जब बाहर डिफाइन करना होता है, सॉरी, जब आपको क्लास के बाहर फंक्शन डिफाइन करना होता है तो आप क्या करते हो, फंक्शन को पहले तो अंदर डिक्लेयर करते हो और बाहर डिफाइन करते समय फंक्शन के नेम के आगे जस्ट राइट क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन। यही करते हो। जब भी कोई फंक्शन को क्लास आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना हो, चाहे आप अंदर डिफाइन कर दो चाहे आप बाहर डिफाइन कर दो, आपको मैंने बताया हुआ है कोई डिफरेंस नहीं है, वर्किंग सेम रहती है। बट डिफरेंस क्या होता है, जो क्लास के अंदर वाले फंक्शन है वो इनलाइन ट्रीट होते हैं, आउटसाइड वाले नहीं होते। ये आपको क्लास ने डिस्कस किया हुआ बहुत बार कि जब फंक्शन को अंदर डिफाइन करना क्या डिफरेंस है, बाहर डिफाइन करने का क्या डिफरेंस है। वर्किंग सेम रहती है। ठीक है। अब मैंने किसी फंक्शन को बाहर डिफाइन करना तो उसका सिंटेक्स आपको पता है, डिक्लेयर अंदर करो, डिफाइन करते समय जस्ट फंक्शन के नेम के आगे क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन, यही सिंटेक्स होता है ना, यही सिंटेक्स है। बट जब आपका टेम्पलेट है, जब आपकी क्लास में टेम्पलेट है तो क्या करना है,
जब आपकी क्लास में टेम्पलेट है तब इस तरह अगर करोगे तो एरर आ जाएगा। अगर आप इस तरह करोगे तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास नॉर्मल नहीं है, जनरल क्लास है, किसी डेटा टाइप के लिए नहीं है, जनरल क्लास है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपकी टेम्पलेट वाली लाइन है उसको कॉपी करके आपको इस बाहर जो फंक्शन डिफाइन किया है उसके ऊपर लिखना पड़ेगा, फिर क्लास के नाम के आगे फिर इस प्लेस होल्डर का नाम भी लिखना पड़ेगा। इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो आप इस झंझट में मत पड़ना कि आप फंक्शन को बाहर डिफाइन करो, चुप करके अंदर ही करो। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल कि फंक्शन को अंदर डिफाइन करो, नो नीड टू वरी एनीथिंग। बट यू नो द सिंटैक्स कि हाउ टू डू। कई बार ई बॉक्स में आ जाए कि ऐसे डिफाइन कर रहे हो, आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे ये है क्या, इसलिए मैं आपको सिंटैक्स बता रही हूँ। बट आप जब प्रोग्राम बना रहे हो जस्ट डिफाइन इनसाइड, देयर इज नो नीड टू वरी, ठीक है। बट मैं सिंटैक्स आपको जरूर पता होना चाहिए। तो जब भी आप, अगर आपकी वैसे नॉर्मल फंक्शन कैसे डिफाइन होता है बाहर, नॉर्मल फंक्शन तो ऐसे ही होता है डिफाइन, जब भी फंक्शन का नेम आएगा, क्लास नेम, स्कोप, रेजोल्यूशन, ऐसे ही नॉर्मल फंक्शन तो ऐसे डिफाइन होता है। जब नॉर्मली आप करते हो तो क्लास नेम, स्कोप, रेजोल्यूशन ऐसे ही करते हो। बट अब अगर अगर आपको टेम्पलेट वाली जनरल क्लास है तो पहले तो उस प्लेस होल्डर का नाम जो इस क्लास में है, फिर ऊपर जो ऊपर लाइन लिखी हुई है जनरल बनाते समय, फिर आपका प्रोग्राम चलेगा। तो बाहर जब अगर आपकी जनरल क्लास है, जेनरिक क्लास है, क्लास टेम्पलेट है, मतलब इंटीजर फ्लोट के लिए नहीं क्लास, जनरल क्लास है, तो जो ये टेम्पलेट वाली लाइन है सबसे पहले वो फंक्शन के नाम के ऊपर आएगी, प्लस जहां पे आप फंक्शन के नाम के आगे क्लास नेम, स्कोप, रेजोल्यूशन लिखते थे, अब क्लास नेम के बाद आपको प्लेस होल्डर का नाम भी लिखना है। दिस इज द सिंटैक्स, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट यू मस्ट नो द सिंटैक्स। क्लियर? दिस प्रोग्राम is working. This is all about today's lecture, and we end with the topic template.